हेलो बच्चों, क्लास 9th हिस्ट्री एंड हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 जिसके बारे में आज आपको बताने वाली हूँ। नाजिज्म एंड द राइज ऑफ द हिटलर। हिटलर के बारे में आप सब जानते हैं एंड उसकी आइडियोलॉजी थी दैट इज नाजिज्म। ठीक है, इसके बारे में स्टार्ट करने से पहले हमें एक छोटी सी स्टोरी पता होनी चाहिए जिससे हमें ये पता चलेगा कि हिटलर आखिर हिटलर क्यों बना, जर्मनी के साथ क्या-क्या हुआ, कैसे वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 हम सारा कुछ पढ़ेंगे। बट यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं एक थोड़ी-सी छोटी-सी स्टोरी है उसके बारे में। ठीक है? एक 11 साल का बच्चा था, एक जर्मन बॉय इसको कहेंगे, उसका नाम था हेलमुट। तो ये बात है 1945 की, स्प्रिंग सीज़न था एंड ही वाज़ लाइंग ऑन द बेड, अपने बेड पे वो लेटा हुआ था एंड उसने सुना अपने पेरेंट्स को कुछ डिस्कस करते हुए। बहुत ही सीरियस टोन में उसने सुना। तो उसके फादर जो कि एक फिजिशियन है, एक प्रोमिनेंट बहुत फेमस फिजिशियन है, वो अपनी वाइफ से कुछ बात कर रहे थे एंड वो बात क्या कर रहे थे, वो ये बोल रहे थे कि इट्स टाइम टू सुसाइड। वो लोग डिस्कस ये कर रहे थे कि उनकी पूरी फैमिली को सुसाइड कर लेना चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा था? तो उन्होंने क्या बोला, हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फियर ऑफ रिवेंज सेइंग नाउ द एलीज या एलाइज विल डू टू अस व्हाट वी डिड टू द क्रिपल्ड एंड ज्यूज। ज्यूज और क्रिपल जो कि क्रिपल्ड मतलब कि जिनके हाथ पैर में कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उनके साथ हमने जो किया वो अब हमारे साथ ऐसा करेंगे। तो नेक्स्ट डे ही टुक हेलमुथ टू द वुड्स। जब वो वुड्स में लेके गए अपने बेटे को, हेलमुथ जिसका नाम था, वो अपने फादर के साथ गया एंड वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, गाना वाना गाया एंड डांस किया और अच्छे से मतलब वो टाइम स्पेंड किया था। एंड जब वो वापस आया तो हेलमुथ के फादर जो थे वो ऑफिस जाके उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया, अपने आप को गोली मार के सुसाइड कर ली। हेलमुथ रिमेंबर्स दैट ही सॉ हिज फादर्स ब्लडी यूनिफॉर्म बीइंग बर्न्ड इन हिज फैमिली फायरप्लेस। अब बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हो गया था वो उस समय देख करके। कोई भी हो जाएगा कि उस कोई इमेजिन ही कैसे कर सकता है कि अभी वो अपने फादर के साथ है, बहुत एंजॉय कर रहा है एंड होता क्या है, फाइनली उसके फादर ऑफिस जाते हैं एंड ही शूट्स हिमसेल्फ। तो वो बहुत एक तरह से सीरियस ट्रॉमा था उसके लिए। तो उसको देन ही रिएक्टेड बाय रिफ्यूजिंग टू ईट एट होम फॉर फॉलोइंग 9 ईयर्स। अब वो इसके पीछे का रीज़न ढूंढने लगा था। उसने ये सोचा कि क्या उसकी मदर ने उसके फादर को, ये क्या रीज़न रही होंगी, या उनकी मदर ने फादर को पॉइजन दिया होगा ऐसे करके। तो इस वजह से उसके दिमाग में ये बैठ गया था। तो उसने घर में खाना नहीं खाया था फ्रॉम मतलब 9 ईयर्स तक उसने घर में खाना नहीं खाया था, इसी डर से कि कहीं उसकी माँ उसको भी ना मार दे। Although Helmut may not have realized all that mean, his father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. इसने हेलमुट को ये नहीं पता था कि ये हिटलर के सपोर्टर थे, इसके फादर। Many of you will know something about the Nazi and Hitler. You probably know of Hitler's determination to make Germany into a mighty power and his ambition of conquering all of Europe. अभी तक आपके सामने हिटलर की बहुत हिटलर किसको कहते हैं कि जो बहुत अत्याचार करता है, राइट? आप आपने यही एक इमेज बनी होती है, आपके कोई भी आपके फादर आपको मारते हैं या डांटते हैं तो व्हाट यू से, यार हिटलर है एकदम ये आदमी। तो ऐसा वाला होता है ना, तो वो बहुत ही वैसा वायलेंट एंड बहुत डिक्टेटरशिप वाला बंदा, ऐसा आपके पिक्चर बनी होती है। ठीक है, सबके दिमाग में बनी रहती है ऐसी कुछ हिटलर के उसके बारे में सोच के। तो आगे चलते हैं। यू मे हैव हर्ड द दैट ही किल्ड ज्यूज। ठीक है, उसने ज्यूज को मारा था। नाजिज्म वाज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट्स, इट वाज अ सिस्टम, अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स। लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड व्हाट नाजी ऑल अबाउट। हमें नाजी के बारे में पढ़ना है, हमें हिटलर के बारे में पढ़ना है और हमें जर्मनी के बारे में इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है, 1945 में, मई 1945 में जर्मनी सरेंडर टू द एलाइज। एलाइज के सामने जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था। एंटिसिपेटिंग वाज व्हाट वाज कमिंग, हिटलर हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जो गोएबल्स था, जो मिनिस्टर था हिटलर के शासन के टाइम पे, उसने अपनी पूरी फैमिली के साथ एक कलेक्टिवली सुसाइड कर लिया था, एक मास सुसाइड वो कहेंगे। वो क्या अप्रैल में हुआ था और एक बंकर के अंदर, बर्लिन के अंदर। ठीक है, तो
अभी हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। अभी थोड़ा आपको इसके पीछे जाना पड़ेगा कि वर्ल्ड वॉर के बारे में, हम उस फेज में जाने वाले हैं। वर्ल्ड वॉर में क्या था, एक सेंट्रल पावर थी, एक एलाइड पावर थी। तो सेंट्रल पावर में ये आपकी कंट्रीज आती थी, जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, बुल्गारिया एंड ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर को हम अभी टर्की के नाम से जानते हैं। ऑटोमन एम्पायर तो अब खत्म हो चुका है, उसकी जगह पे हम टर्की जानते हैं। एंड ये अलाइड पावर्स में थे रशियन, रोमानिया, फ्रांस, पोर्टुगल, इटली, ग्रीस, सर्बिया, ब्रिटेन एंड यूएसए। यूएसए की स्टोरी भी है छोटी सी, जिसने जो स्टार्टिंग में तो नहीं था वर्ल्ड वॉर के अंदर, बट वो बाद में घुस के आता है। 1917 में उसने ये वर्ल्ड वॉर को एक ज्वाइन किया हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर होता क्यों है, आपको इसका रीजन भी पता होना चाहिए। इसका छोटा सा रीजन अगर आप कहोगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक लोगों को ना अपना एक तरह से पावरफुल होना चाहते थे हर कोई, हर कंट्री जो है, अगर वो चाहे किसी के साथ एलाइड ग्रुप हो या आपस में फ्रेंडशिप तो थी ही। देखो आप सेंट्रल पावर में जो देखोगे तो जर्मन, ऑस्ट्रो हंगेरियन एंड बुल्गारिया, ये लोग एक ग्रुप में थे। एंड ये जो 9 कंट्रीज आपको दिख रही हैं, ये एक ग्रुप में थी, मतलब ये सब फ्रेंड्स थे, बट ये ग्रुपिज्म चल रहा था। बट अंदर ही अंदर सब लोग सुपर पावर बनना चाहते थे। एंड हर चीज की लड़ाई की शुरुआत सिर्फ पावर ही होती है। मोस्टली आप देखोगे तो आप यही देखोगे कि लोगों में सबसे ज्यादा ये होता है कि नहीं, मेरे पास टेरिटरी ज्यादा होनी चाहिए, मुझे ज्यादा पावरफुल होना है, मेरे पास ज्यादा मैं कंट्रोल एक करने की पावर होनी चाहिए। तो ये चीज थी जिसकी वजह से मोस्टली आप देखोगे कि वॉर्स होती हैं। ठीक है। अभी जब ये वर्ल्ड वॉर हुआ तो वर्ल्ड वॉर में एक छोटी सी स्टोरी ये है कि जो ऑस्ट्रो हंगेरियन जो एम्पायर था, यहाँ पे एक राजा का एक राज्याभिषेक कह सकते हो उसको, वो वर्ड जिसमें वो रूल करने जा रहा होता है या वो एक किंग बनने जा रहा होता है। तो वहां पे सर्बिया के रीजन में हो जाती है लड़ाई। एंड उस राजा को जो भी बनने वाला था, वो सर्बिया उसको मार देता है। ठीक है। अब मारने के बाद क्या होता है, ये जर्मनी वाले पागल होने लगते हैं कि कैसे तुमने हमारे दोस्त को मारा एंड पीटा एंड हमारे दोस्त के किंग को मार दिया। तो ये जो था, जर्मनी जो था सर्बिया से अटैक करता है, सर्बिया से लड़ाई करता है। पहले सर्बिया वाज इग्नोरिंग, बट चूंकि रशिया एंड सर्बिया वो वेरी क्लोज फ्रेंड्स आप कह सकते हो, बड़ा दोस्ताना था उनमें, तो ऐसे करके रशिया भी उसमें कूद पड़ा। देन धीरे धीरे फ्रांस कूद गया। इसी तरह धीरे धीरे हर कंट्री जो होती है अपनी अपने ही जो फ्रेंड कंट्री होती है उसको सपोर्ट में आने लगती है। तो जितनी एक तरफ होती है वो सब एक अलग ग्रुप बन गया, बाकी का अलग ग्रुप बन गया। तो ऐसे करके दो पावर्स थी, सेंट्रल एंड अलाइड पावर्स। तो सेंट्रल पावर इसमें हार जाती है, क्यों? क्योंकि इसमें यूएसए घुस जाता है। यूएसए जब आता है तो यूएसए एक बहुत हाई टेक्नोलॉजी लेकर आता है, उसके पास बहुत बड़ी आर्मी भी है, उसके पास बहुत एडवांस्ड वेपन्स भी हैं, जिसकी वजह से यूएसए जीत जाता है। यूएसए मतलब नॉट लाइक जीत जाता है, बट हाँ ये जर्मनी को एंड जो इसकी जो फॉलोइंग कंट्रीज थी उनको सबको हरा देता है। एंड एट लास्ट क्या होता है, जर्मनी की छीछी हो जाती है पूरी तरीके से। ठीक है। तो अभी आपको वर्ल्ड वॉर के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया। अभी जर्मनी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जर्मनी जब वर्ल्ड वॉर में हारता है वो कहाँ से शुरुआत होती है और उसके बाद हारने के बाद उसे क्या-क्या फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे होता है वीमर रिपब्लिक। वीमर रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लो। वीमर रिपब्लिक का मतलब होता है अ नेशनल असेंबली मेट अ वेमर टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूशन, वेमर एक सिटी है जर्मनी के अंदर। ठीक है। वहां पे एक तरह से डेमोक्रेसी बनी, वहां इस्टेब्लिश हुई डेमोक्रेसी। तो इसको एक वेमर रिपब्लिक नाम दिया गया। इसका क्या काम था, डेप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड इन द जर्मन पार्लियामेंट और रीस्टैग। रीस्टैग क्या था, जैसे हम पार्लियामेंट होती है तो जर्मन पार्लियामेंट का नाम ही है रीस्टैग। ठीक है। अगर आपको जर्मन पार्लियामेंट कहीं दिख जाता है और रीस्टैग दिख जाता है तो आप समझ लें दोनों सेम ही है। ठीक है। तो इस तरह से डेमोक्रेसी बन गई वहां पे। स्ट्रक्चर क्या था, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है। वहां पे सबको वोट करने का अधिकार था, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, सारे अडल्ट वोट कर सकते थे। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब ये है। This republic was not received well by its own people, largely because of terms it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये रिपब्लिक जो थी वो बहुत सारे लोगों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ये जो नेशनल असेंबली थी उसको एक तरह से एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा था। बहुत लार्जली लोग उसको अपोज कर रहे थे। ठीक है, बट हम उसके पहले ये देखते हैं कि इसका जन्म कैसे हुआ। तो ये वेमर रिपब्लिक आया कैसे पिक्चर में। तो जर्मन फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918। ये आपका वर्ल्ड वॉर का ड्यूरेशन दिया हुआ है 14 से लेके 18। सो जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ और जो एलाइड ग्रुप थे उनके साथ मिलके इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया के खिलाफ वर्ल्ड वॉर लड़ा। स्टार्टिंग में तो बहुत ही अच्छा खेला उन लोगों ने। ठीक है, फ्रांस, बेल्जियम इन सबको हराया। हाउएवर द लाइज strengthened by US entry in 1917 and won, defeating Germany and the Central Powers in November 1918। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब यूएस ने एंट्री मारी 1917 में तो धीरे धीरे जर्मनी की जितनी भी पावर थी वो नीचे चलती चली गई एंड अल्टीमेटली वो हार गए। द डिफीट ऑफ imperial Germany and the abdication of the emperor gave an opportunity to parliamentary parties to recast German polity। अब जब वो हारा तो अ, उनका जो एम्परर था भाग गया वो सीधे। ठीक है, अब जो पार्लियामेंट्री पार्टीज थी जो और भाई जब देश का राजा चला जाएगा तो देश कोई तो चलाएगा ही। तो जो और भी पार्लियामेंट्री पार्टीज थी उनको रिकास्ट किया गया जर्मन की पॉलिटी को एक तरह से रिवाइव करने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि जो एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी जब इतना बड़ा वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें सारी जिम्मेदारी जो थी जर्मनी के ऊपर डाल दी गई कि देखो जर्मनी तुमने ये लड़ाई करवाई, तुम्हारी वजह से ये चीजें खराब हुई, सारी कंट्रीज आपस में लड़ने लगी और हमारा बड़ा सारा नुकसान हो गया। तो इसमें जर्मनी बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया गया एंड उसकी जो वर्ल्ड वॉर की एक तो वो हारा एंड ऊपर से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी के ऊपर डाल दी गई। तो इधर से उसके ऊपर सारी चीजें ना थोपने लग गए कि अब तुमको इसकी पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि सारी जिम्मेदारी तुम्हारी थी। अब जब वर्ल्ड वॉर के बाद एक वर्साइल्स की ट्रीटी होती है। ठीक है, हर जगह जब भी आपने पढ़ा होगा कि कहीं भी लड़ाई झगड़ा होता है, वॉर्स होती हैं, तो उसके बाद एक ट्रीटी संधि की जाती है। ट्रीटी वही थी, ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी जिसमें एलाइज वाज अ हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग पीस, जिसमें जो एलाइड पावर जो जीत गई थी बहुत हार्श हो गई थी किसके ऊपर, जर्मनी के ऊपर। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था, जर्मनी ने अपनी ओवरसीज कॉलोनीज को लॉस्ट इट, वो उनसे छीन ली गई थी। 13 ऑफ इट्स टेरिटरीज, जो टेरिटरीज थी 13% तक की वो उनसे ले ली गई। 75% तक का आयन ले लिया गया एंड 26% तक का कोल ले लिया गया। इस तरह से एक डिग्रेडेशन होता चला जाता जर्मनी का। ठीक है, एलाइड पावर्स डीमिलिटराइज्ड जर्मनी, उनकी मिलिट्री तक उनसे ले ली गई। अब किसी देश की मिलिट्री ही तो उसकी मेन पावर होती है, वो भी उनसे छीन ली गई थी। तो इस तरह से ये वर्साइल्स की जो संधि थी, ट्रीटी थी, वो जर्मनी के लिए बड़ी घातक सिद्ध हुई थी। द वॉर गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर। मैंने आपको बताया वॉर जो गिल्ट था, जो जितनी भी चीजें थी वो सब जर्मनी के ऊपर डाली गई। इसकी वजह से क्या हुआ कि जर्मनी को एक कॉम्पनसेशन अमाउंट भी पे करने को बोला गया, दैट इज 6 बिलियन यूरोस, जो कि जर्मनी को एज अ कॉम्पनसेशन देना था। द एलाइड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच राइन लैंड फॉर मच ऑफ द 1920s। अच्छा, जो राइनलैंड था ये बहुत रिच रिसोर्स था, वहाँ की जो सिटी थी जर्मनी की बहुत ही रिच थी वहाँ पे रिसोर्सेज में एंड वहाँ से जर्मनी को काफ़ी सारे प्रॉफिट्स होते थे। वो क्या हुआ, एलाइड आर्मीज ने उससे ऑक्यूपाई कर लिया। The New Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace of Versailles। जो न्यू वेमर रिपब्लिक था उसको वो खाली इसके लिए डिफीट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल नहीं था, बल्कि ये जो डिस्ग्रेस हो रहा था जो वर्साइल की ट्रीटी के थ्रू, उसके लिए भी ये वीमर रिपब्लिक को ही रिस्पॉन्सिबल बनाया गया था। ठीक है, इफेक्ट्स क्या क्या हुए थे वॉर के ये आपको जानना जरूरी है। इनफैक्ट ये चैप्टर ही ऐसा है कि हर एक को इसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ 9th क्लास की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या था और वो कैसे हुई, उसके इफेक्ट्स क्या क्या हुए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो भी है आप लोग सबको देखना चाहिए ये। ठीक है, सबको इस बारे में पता होना चाहिए। तो इसके इफेक्ट्स क्या रहे, द वॉर हैड अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। साइकोलॉजिकली क्यों, कि जैसे किसी का अपना उसमें मर गया।
ठीक है, अपने जब चले जाते हैं तो ऑफ कोर्स लोगों को साइकोलॉजिकल बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बेचारे इस चीज़ से उभरने में बहुत टाइम लग जाता है। देन उस वॉर में ना किसी के घर टूटे, किसी की बस्तियाँ लुट गई बिल्कुल, तो वो फाइनेंशियली उन लोगों को बहुत गहरा सदमा सा लगा। Supporters of Weimar Republic became easy targets to attack in the conservative nationalist circles. जो वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे वो बहुत इजी टारगेट हो गए थे, ठीक है, अटैक के लिए, जो जो कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट थे उनके सर्कल में। फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डेब्टर्स। अच्छा, जो डेट, इतने सारे डेट्स हो रहे थे वहां पे, यूरोप तो बहुत ही फ्लरिश कर रहा था, लेकिन जब ये हुआ, वॉर हुई, तो उसके बाद क्या हुआ कि उनके बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स जो थे वो एक तरह से क्रेडिटर्स बन गए, उनको उनके ऊपर ना लोन्स आ गए, उनके उनको बहुत सारे कर्ज अदा करने पड़े, बहुत कर्जदार हो गए थे। Socialists, Catholics and Democrats were mockingly called November criminals. अच्छा, ये सोशलिस्ट, कैथलिस्ट और डेमोक्रेट्स थे, इन लोगों ने कभी वॉर्स को सपोर्ट नहीं किया था, और दे वर ओके, उन्हें ये चाहिए था कि जर्मनी सरेंडर कर दे, ठीक है, वो इसके सपोर्टर थे। बट जो आर्मी थी, जो वहाँ की आर्मी थी जर्मनी की, तो आर्मी तो कभी भी नहीं चाहेगी ना कि उनकी कंट्री झुके किसी के सामने। तो जब ये लोग जो सोशलिस्ट, कैथलिस्ट और डेमोक्रेट्स थे, इनको चिढ़ाया जाता था कि तुम्हारी वजह से जर्मनी झुका है, एंड इनको नवंबर क्रिमिनल जो था बोला जाने लग गया था, नवंबर क्रिमिनल, क्योंकि उन लोग ने 1718 में, नवंबर 1718 में ही जर्मनी ने एक तरह से संधि स्वीकार करी थी, या आप कह दो कि झुक गया था वो सबके सामने। तो इसके लिए इसको जिम्मेदार किसको किया गया? सोशलिस्ट, कैथलिस्ट और डेमोक्रेट्स को। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक, तो ये एक तरह से आप पिक्चर देखोगे। द निक नेम ऑफ नवंबर क्रिमिनल जो मैंने आपको बताया was given the German politicians who negotiated and signed the armistice, ठीक है, armistice which ended the World War One in November 1918। ठीक, इन लोगों की वजह से जो जर्मन पॉलिटिशियंस थे उन्होंने इस तरह से मॉकिंग स्टार्ट कर दी थी। ठीक, तो अब ये लोग क्या चाहते थे, जो ये कैथलिक, सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स क्या चाहते थे कि वॉर नहीं होना चाहिए, ये खत्म हो जानी चाहिए, वो इसको सपोर्ट करते थे। बट वहाँ के जो पॉलिटिशियंस थे वो इसको सपोर्ट नहीं करते थे, वो नवंबर क्रिमिनल कहे जाने लग गए। ठीक है, द वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। बहुत डीप इसका असर पड़ा था यूरोपियन सोसाइटी के ऊपर। नाउ सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस। जो अब जो सोल्जर्स थे उनका ना थोड़ा ओहदा बढ़ गया था, उनको सिविलियन से बहुत ऊपर रखा जाने लग गया था। द मीडिया ग्लोरिफाइड ट्रेंच लाइफ। ट्रेंच लाइफ मीन्स होता है जो ट्रेंचेस, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, जो सोल्जर्स हमारे थोड़े गहरे उसमें रहते हैं ना, कि जब फाइटिंग करते हैं तो थोड़ा ट्रेंच बना लेते हैं और उसके बीच में रह के फाइट करते हैं कि जिससे वो सेफ रहें एंड उनके ऊपर अटैक्स जल्दी ना हो, इसके लिए तो वो ट्रेंच लाइफ बोली जाती है। तो उसको बहुत ग्लोरीफाई किया गया, उसको बहुत महत्व दिया गया। ठीक है, बट द रियलिटी वॉज डिफरेंट। द सोल्जर्स वर लिविंग मिजरेबल लाइफ। अब जो ट्रेंचेस में है तो उनके लिए लाइफ बहुत ईजी नहीं होती है। ये जो बोला जा रहा था कि बहुत अच्छी होती है यार, बड़ी सही होती है, ग्लोरीफाई किया गया, बट ऐसा नहीं है। वहां पे भी सोल्जर्स को बहुत कुछ सहना पड़ता था, एंड ट्रैप्ड विद रैट्स फीडिंग ऑन कॉप्सेस। उनके ऊपर मतलब एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारे अत्याचार, अत्याचार इन द सेंस कभी उनको खाने को नहीं मिल रहा था। कभी-कभी ऐसा होता था कि पॉइजनस गैस को फेस करते थे, एनिमी शेलिंग, ठीक है, वो जो अटैक्स होते थे उनको फेस करते थे। तो ट्रेंच लाइफ वाज नॉट ओके फॉर एनी सोल्जर, क्योंकि ईजी नहीं है वो, बट स्टिल उसको बोला गया। ठीक है, ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मेन टू बी अग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन। अब क्या था, वहां पे ये चीज को बढ़ावा मिला कि जो मेन हैं, जो आदमी लोग हैं, जो बॉयज हैं, दे शुड बी अग्रेसिव, उनको बहुत अग्रेसिव होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा उन्होंने फोकस किया। अग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर बिकेम इम्पोर्टेंट। अब जो था नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, हमारा देश मर मिटो इसके लिए। ठीक, इस तरह के प्रोपेगेंडास चल रहे थे, एंड बहुत अग्रेसिव लोग होते चले जा रहे थे टूवर्ड्स द कंट्री। डेमोक्रेसी कुड नॉट सर्वाइव द इंस्टेबिलिटीज,
ऑफ एंड वॉर यूरोप। अब क्या है, ऐसी जगह पे डेमोक्रेसी कैसे सर्वाइव कर पाएगी यूरोप के अंदर? तो ये बहुत इनस्टेबल हो रखा था वहां पे सारा कुछ, इन सब कॉन्फ्लिक्शंस की वजह से। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। अब क्या था, जो जो रेडिकलाइजेशन आप पढ़ोगे और जो क्राइसिस हुई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी, तो वो आप पढ़ोगे इसके अंदर। द बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक कोइंसाइडेड विद द रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ द स्पार्टासिस्ट। स्पार्टासिस्ट लीग थी, ठीक है, जिसको बनाया गया था वेमर रिपब्लिक के साथ लड़ाई के लिए। एक तरह से वेमर रिपब्लिक की तरफ, एक तरफ स्पार्टासिस्ट लीग, ठीक है। एंड जो जो रेवोल्यूशनरीज थे, वो ये चाहते थे कि जैसे रशिया के अंदर रेवोल्यूशन है, जैसे बोल्शेविक्स ने रेवोल्यूशन किया, वैसे हमारे यहाँ भी होना चाहिए, जिससे कि हमारे यहाँ भी थोड़ा डेवलपमेंट हो पाए, थोड़ा लोगों की आंखें खुल पाए, और जो हम क्राइसिस झेल रहे हैं उससे थोड़ा उबर पाए। डिमांड फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नेंस, इसमें क्या था, सोवियत स्टाइल की गवर्नेंस की डिमांड हो रखी थी। ऑपोजिशन क्या थे, सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स। डेमोक्रेट्स और कैथोलिक सोशलिस्ट, मैंने आपको बताया ना अभी कि ये लोग नवंबर क्रिमिनल के नाम से जाने जाते थे, बट यहाँ पे ये इनके ऑपोजिशन थे, क्योंकि जो वहाँ के लोग थे वो ये चाहते थे कि हमको नहीं झुकना है, एंड जो सोशलिस्ट थे ये लोग चाहते थे कि भाई झुक के चीजें खत्म करो एंड ये लड़ाई झगड़ा फिनिश करो, ये एक चीज थी। तो स्पार्टासिस्ट लीग वर्सेस वेमर रिपब्लिक, अब इनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स आप पढ़ेंगे। वेमर रिपब्लिक crushed the uprising with the help of war veterans organization called फ्री कॉप्स। अब जो फ्री कॉप्स थे, जो कि वेटरन्स जो थे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, उनको ही हम फ्री कॉप्स कहते थे। वो जो वेमर रिपब्लिक थे, उन्होंने इसको क्रश कर दिया, इनको तबाह कर दिया। अब स्पार्टासिस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी जर्मनी की, उसी जो स्पार्टासिस्ट पार्टी थी वही कम्युनिस्ट पार्टी बन गई थी, ठीक है, क्योंकि पहले वो हार गए, एंड अब उनका नाम ये हो गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। बोथ रेवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्रेव्ड फॉर रेडिकल सोल्यूशन। अब क्या था, जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो मिलिटेंट्स थे, वो दोनों क्या चाहते थे, एक रेडिकल सोल्यूशन चाहते थे, जिसमें जो सब कुछ है रेडिकली होना चाहिए, रेडिकलाइजेशन चाहिए थे, पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन चाहिए था। एक ऐसा सोल्यूशन था जो दोनों लोग चाहते थे। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाज heightened by the economic crisis of 1923। अब इसके बाद जो 1923 में इकोनॉमिक क्राइसिस आई, उसकी वजह से ये जो मौलिक अधिकार कह सकते हैं, ये मौलिक जो एक सोल्यूशन, रेडिकल मीन्स मौलिक ही होता है, तो इसको और ज़्यादा हाइटन मिल गया, इसको और पावर मिल गई, और ज़्यादा डिमांड बढ़ गई जब इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी 1923 में। अब इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे आई? जर्मनी फॉर द वॉर लार्जली ऑन लोन्स एंड हैड टू पे वॉर रिपेरेशंस। जो जितने भी रिपेरेशंस करने थे उनको, जितनी भी क्योंकि उनके ऊपर सब थोपा गया, उनके ऊपर सब डाल दिया गया कि भाई तुमने ये किया, ऐसा ऐसा किया, तो जर्मनी वॉज वेरी अंडर प्रेशर। अभी उसने उसकी सारी टेरिटरीज छीन ली गई थी, उसके ऊपर बहुत सारा लोन्स था, उसको क्या 6 बिलियन यूरोस तक भी पेमेंट तक करने रह गए थे। तो इससे क्या हो गया, इसके बाद वहां पे एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है, ठीक। और इस इकोनॉमिक क्राइसिस से वो कैसे उबरता है, ये और स्टूपिडिटी वाला काम है, ठीक है। अभी आप पढ़ेंगे, अभी आप जैसे आपके भी दिमाग में आता होगा ना कि यार पैसे क्यों नहीं छाप लेते अगर इतनी गरीबी बढ़ रही है, बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन। अभी आपको इसके बारे में और पता चलेगा कि क्यों। थोड़ा लॉजिक से सोचना चाहिए, मुझे लगता है कि बच्चों वाली बातें हैं कि आप पैसे छाप देते हैं। अगर आप देखो कि किसी चीज की, जैसे किसी चीज की कमी है, तो उसके पीछे लोग ज्यादा पागल होते हैं, बजाय अगर आपको कोई चीज इजीली मिल जाती है, कोई चीज बल्क में है, तो वैल्यू उसकी नहीं है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल यही है कि अगर आपको कोई चीज बहुत बल्क में मिल जाती है, तो आप सोचते चल ये तो पड़ा ही हुआ है, ये तो हमारा है ही है। बट अगर कोई चीज बहुत मुश्किल से मिलती है, तो वो होती है, उसकी इम्पोर्टेंस होती है। तो सेम यहाँ पे मनी के साथ भी होता है। आप मनी को, ये नहीं है आप पैसे छाप लो और उससे आप गरीबी मिटा दो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है। इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन आता है, बल्कि हाइपर इन्फ्लेशन आता है इसकी वजह से। तो दिस इज नॉट द सोल्यूशन एट ऑल। बट जर्मनी में उन्होंने ये सोल्यूशन समझा,
खैर आगे पढ़ते हैं। इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे रिपेरेशन। अब 1923 में क्या हुआ, जर्मनी का भैया हम नहीं दे रहे पैसे, बहुत हो गया, हमें हमें सब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारे ऊपर सब टूट पड़े हैं यहाँ करके, हमसे नहीं हो पा रहा। तो फ्रांस ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया। अभी एक एरिया तो उनका पूरे रिसोर्सेज से भरा हुआ तुमने ले ही लिया था, अभी फ्रांस फिर आ गया, कहता है हमें ये इंडस्ट्रियल एरिया तो अपना रूर, रूर करके इसका नाम था, ये हमें दे दो। ठीक, उसने वो ऑक्यूपाई कर लिया। जर्मनी रिटेलिएटेड विद पैसिव रेजिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली। अब वो क्या था, एकदम से पागल हो गया जर्मनी की, तुम हमसे सब ले ही ले रहे हो, हमारी आर्मी तक तुमने छीन ली, अब हम पैसे छापने जा रहे हैं। उन्होंने पैसे छापना स्टार्ट कर दिया। अब द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क फेल डाउन एंड प्राइसेस सोड। अब पूरा यूनिवर्सली ग्लोबली क्या हुआ, जर्मनी का जो करेंसी थी वो ढह गई, उसके प्राइसेस बहुत गिर गए। इवेंचुअली इसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब होता है, इन्फ्लेशन मीन्स होता है मुद्रास्फीति, मतलब महंगाई बढ़ जाना। इवेंचुअली अमेरिका बेल्ड जर्मनी आउट ऑफ क्राइसिस। अब इसमें क्या किया, अमेरिका कूदा और उसने अमेरिका ने जर्मनी को इस क्राइसिस से निकाला। ठीक, कॉजेज ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन के कारण क्या क्या होते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन इज व्हेन द प्राइसेस ऑफ गुड्स सर्विसेज राइज मोर देन 50% इन अ मंथ। एक महीने में 50% तक प्राइसेस हाइक हो जाना, ठीक है, बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, तो हाइपर हो गया वो तो मतलब इन्फ्लेशन ही हाइपर हो गया उससे। It starts when a country government starts printing money to pay for spending instead of tightening the money supply to stop inflation. ऐसा कब होता है कि जब किसी कंट्री की गवर्नमेंट जो होती है वो पैसे छापने लग जाती है अपने डेट्स को पूरा करने के लिए, ठीक है, बजाय इसके कि वो मनी सप्लाई को थोड़ा टाइटन करे, बट वो क्या करते हैं और ज़्यादा मतलब स्पेंड करने के लिए पैसे छापने लगते हैं। एज अ गवर्नमेंट इंक्रीजेज मनी सप्लाई प्राइसेस राइज एज इन रेगुलर इन्फ्लेशन। अब जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ी, उसकी वैल्यू ग्लोबली बहुत कम हो गई और इन्फ्लेशन आ जाता है। द गवर्नमेंट कीप्स प्रिंटिंग मोर with too much currency sloshing around, prices skyrocket। skyrocket मतलब ऊपर निकल गए, एकदम हाथ ही नहीं आ रहे हैं, इतने ज्यादा उन्होंने करेंसी को बनाया, अपने प्रिंट किया था कि द करेंसी वाज स्लॉशिंग अराउंड। ठीक है, तो ये हो गए कारण आपके हाइपर इन्फ्लेशन के। अब क्या है, अमेरिका इंट्रोड्यूस डावेस प्लान टू बेल जर्मनी आउट ऑफ क्राइसिस। ये डावेस प्लान क्या था, 1923 में आया था। ठीक है, इसके अंदर आप डावेस प्लान को समझो, ये 1923 में हुआ। ठीक है, अमेरिका ने इंट्रोड्यूस किया था इसे। अब आप ये सोचोगे कि अमेरिका ने क्यों इंट्रोड्यूस किया, अमेरिका ने जर्मनी की क्यों इतनी सहायता करी, जबकि हारा तो वो जर्मनी अमेरिका की वजह से था। बट अगर आपको याद हो तो जर्मनी को अभी बहुत सारा लैंड था उसके ऊपर, मतलब उसको बहुत सारा सॉरी उसके ऊपर कर्ज था, बहुत सारा लोन था उसके ऊपर। तो वो कैसे करता, जब उसके पास खुद ही पैसा नहीं था तो कोई ना कोई तो उसकी हेल्प करेगा। तो खैर यूएसए सामने आया, इंसानियत के नाते उसने उसकी मदद करी। ये था डेविस प्लान। डेविस प्लान में क्या होता था कि इसमें यूएसए जर्मनी को वो छोटे छोटे लेंड्स देता था, छोटा छोटा पैसा देता था एंड वो अपनी इकोनॉमी से बिल्डअप करता था। जर्मनी इस यूज को इसको क्या करता था कि जैसे आपकी इसमें फ्लो चार्ट में लिखा है, यूएस लेंड्स मनी टू जर्मनी विच इज स्पेंड ऑन बिल्डिंग अप इकोनॉमी। जर्मनी अपनी इकोनॉमी ग्रो करता था। फिर जर्मनी यूजेस दिस मनी टू बिल्ड इटसेल्फ, जर्मनी अपने आप को उसे बनाता था। ठीक, फ्रांस पेज बैक लोन्स टू यूएस। अब वो फ्रांस में उसका पूरा का पूरा डेवलपमेंट हुआ, उधर गया एंड वहां से फ्रांस से वो अपना यूएसए अपना जो लोन था वो पूरा फ्रांस के थ्रू चुकाता रहता था। तो इस तरीके से पूरा साइकिल जैसा था कि पहले छोटा छोटा मनी देके जर्मनी ने अपनी हालत सुधारता था एंड उसके बाद वो दूसरे अलग अलग टर्म्स में फ्रांस के थ्रू फिर अलग डेवलपमेंट के बाद जब वो अपना यूज कर लेता तो उससे जो प्रॉफिट होता था एंड उससे वो अपना कर्ज जो है यूएसए को चुकाता रहता था। इस तरह से साइकिल चलती थी एंड जर्मनी थोड़ा ग्रो करने लग गया था और वो थोड़ा उभरने लग गया था वर्ल्ड वॉर के बाद से। ओके, अपने लोन वोन चुकाने लग गया था। जर्मनी इन्वेस्टमेंट,
and industrial recovery were totally dependent on the short term loans from USA. यूएसए जो शॉर्ट लोन्स उसको देता था शॉर्ट टर्म्स के, वो उससे थोड़ा रिकवर कर देता था. दिस सपोर्ट वाज विथड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश इन 1929. अब क्या हुआ था, ईयर ऑफ डिप्रेशन इसे कहते हैं. एक बहुत बड़ा रिसेशन हो गया था उस समय 1929 पे. अब जितने कंट्रीज अमेरिका के ऊपर डिपेंड थे वो सब बह गए इन द सेंस, जब अमेरिका पे आया ये कोई कोई भी क्राइसिस जब अमेरिका के ऊपर आएगी, तो अमेरिका ही तो लोन दे रहा था. तो अभी किसके फायदा होगा, किसी का फायदा नहीं, क्योंकि वो जो एक खुद एक बड़ा जहाज है, वो 10 कश्तियां लेके चल रहा है, तो जहाज वो खुद ही डूब जाएगा ना, तो वो कश्तियां कैसे बचेंगी, वो भी डूब जाएंगी. तो इस तरह जर्मनी जो तो पूरा पूरा डिपेंड था उस समय उसके ऊपर, तो वो कंप्लीटली वो भी डिस्ट्रॉय हो गया था. और भी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जो छोटे छोटे लोन्स ले रखा था. एंड इसके बाद उस ईयर ऑफ डिप्रेशन में वो सब बेचारे बह गए उसी के साथ में. Fearing a fall in prices, people made frantic efforts to sell the shares on one single day. एक एक दिन में सोचो कितने कितने शेयर्स लोगों ने बेचना स्टार्ट कर दिया था. 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड. 13 मिलियन शेयर्स 24 अक्टूबर को सेल हुए थे. बिटवीन 1929 एंड 1932 द नेशनल इनकम ऑफ द यूएसए फेल बाय हाफ. आधी हो गई थी वहां की सैलरीज, मतलब जो नेशनल इनकम थी ना, आधी हो चुकी थी 1929 से 1932 के बीच में. सोचो क्या, मतलब एक ताश के पत्तों की तरह महल उसका बेचारे का बह गया. Factories shut down, exports fell, farmers were badly hit, speculators withdrew their money from the market. फैक्ट्रीज बंद हो गई, ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, एक्सपोर्ट बिल्कुल ठप हो गया, ठीक, सारी चीजें सब मार्केट एकदम टाइट टाइट फिश. द इफेक्ट्स ऑफ इस रिसेशन इन द यूएस इकोनॉमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड. वर्ल्ड वाइड क्यों, जैसा मैंने आपको बताया पूरी दुनिया पे इसका असर क्यों दिखा था, क्योंकि एक तरह से यूएसए उस समय भी सुपर पावर था, उसके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंड थे, बहुत सारी कंट्रीज डिपेंड थी. तो जब यूएसए गिरा तो साथ साथ में सारी की सारी कंट्रीज पे उसका असर दिखाई देने लगा. जर्मन इकोनॉमी was the worst hit by the great economic crisis. अब जर्मनी जो था वो कितने सारे उसने बेचारे ने लोन ले रखे थे यूएसए से, तो अब यूएसए ने उसका साथ छोड़ दिया. जब वो अपने आप को पहले बचाएगा ना, जब उसके यहाँ क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी बड़ी आ गई है, तो पहले अपने आप को बचाएगा. तो जर्मनी उस समय बेचारा और भी उसकी हालत खस्ता हो रखी थी. बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस्ड टू 40%. ठीक 40% तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो कम हो गया था. द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच्ड अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन. 6 मिलियन यानी कि 60 लाख तक के लोग उस समय अनएम्प्लॉयड थे. ऑन द स्ट्रीट ऑफ जर्मनी मेन विद प्ले कार्ड्स अराउंड देयर नेक सेइंग विलिंग टू डू वर्क. अब क्या था, कैसे काम मांगते थे, तो गले में ऐसे वो गत्ता जो होता है ना ब्राउन कलर, वो लटका करके उसके ऊपर लिख के विलिंग टू डू एनी वर्क, मतलब हमें कुछ भी करना है, हम कुछ भी कर सकते हैं, आप हमें पैसे दे दो और हमें काम पे रख लो. एज जॉब डिसअपियर द यूथ टू क्रिमिनल एक्टिविटीज. अब क्या था, जब जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है तब तब क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ती है, क्योंकि जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप लूट घसोट करके ही पैसा कमाओगे. तो ये सब चीजें बहुत कॉमन हो गई थी उस समय पे. सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वर फिल्ड विद द फियर ऑफ प्रोलेटेरियनाइजेशन. ठीक है, जो जो सोसाइटी थी, जो सेक्शंस थे, उनके अंदर एक फियर डेवलप हो गया था, प्रोलेटेरियनाइजेशन. ठीक है, इससे क्या था, एन एंग्जाइटी ऑफ बीइंग रिड्यूस्ड टू द रैंक्स ऑफ द वर्किंग क्लास और वर्स स्टिल द अनएम्प्लॉयड. लोग डरने लग गए थे, लोग भूख से एकदम मर रहे थे आसपास, ऐसा देख रहे थे कि कोई, एक टाइम पे ऐसा था कि हर जगह एक फ्लरिश हो रहा था जब यूएसए लोन दे रहा था, एंड सडनली ना एकदम से सब चीजें खराब होने लग गई एंड सब अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया, क्रिमिनल एक्टिविटीज, तो लोगों के अंदर बहुत एक डर सा समाने लग गया था अनएम्प्लॉयमेंट का. ठीक है, द लार्ज मास ऑफ पेजेंट्री was affected by sharp fall in agricultural prices. जो पेरेंट्स थे, वो क्या हुआ था, जब फैक्ट्रीज बनेंगी नहीं, फैक्ट्रीज बंद हो रखी हैं, ठीक है, महंगाई बढ़ रही है, तो एग्रीकल्चरल प्राइसेस भी उस हिसाब से बहुत हाई हो जाएंगे. तो ये सब पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत गलत नेगेटिव इफेक्ट आ रहा था.
Women unable to fill their children's stomachs were filled with a sense of deep despair. अब क्या था, महिलाओं के पास जो लेडीज थी वो अपने बच्चों को बेचारों को खाना नहीं खिला पा रही थी, उनको उनके स्टमक्स भी बेचारों बिल्कुल बच्चा बच्चा भूखों मर रहा था वहां पे, इन शॉर्ट। ठीक है, इस कदर वहां पे आप कह सकते हो क्राइसिस, बहुत घनघोर वाला क्राइसिस चल रहा था। Unstable Weimar Republic. A Weimar Republic, at these tough times, the government of Germany failed to do any good. अब जब इतनी बड़ी क्राइसिस आ रखी थी, तो जो जर्मनी की गवर्नमेंट थी वो बिल्कुल उसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे, उससे कुछ भी नहीं हो पा रहा था। डिफेक्ट्स इन वेमर रिपब्लिक, अभी वेमर रिपब्लिक में क्या क्या डिफेक्ट्स थे? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेड an impossible task to achieve majority by one party, which further led to rules by coalitions. Article 48 gave the president to powers to impose emergency, suspend civil rights, and rule by decree. इसमें क्या हो गया, जो डिफेक्ट्स थे वेमर रिपब्लिक ने क्या किए थे, उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे जो था लोगों के सिविल राइट्स, जो कि उनके फंडामेंटल राइट्स का हो गया, उनको सस्पेंड कर दिया था। एंड जो प्रेसिडेंट रूल था वो वहां पे लग गया था। रिजल्ट क्या हुआ इसका? कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम विच सीम टू ऑफर नो सॉल्यूशंस। अब लोगों का डेमोक्रेसी पर से विश्वास एकदम खत्म हो चुका था। एंड उन लोगों ने जो पार्लियामेंट सिस्टम था उसको सबको डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा था, किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, हर जगह बस एक तरह से हाहाकार वाली स्थिति बनी हुई थी। ओके, इस सब स्थिति के बाद में किसका कौन आता है पिक्चर में? हिटलर। हिटलर का एक तरह से यहाँ पे राइज होता है, हिटलर्स राइज टू पावर। इन सब चीजों से बचाने के लिए, ये क्राइसिस से निकालने के लिए हिटलर की एंट्री होती है। ठीक है, क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर। Born in 1889 in Austria, Hitler spent his youth in poverty. हिटलर क्या था? 1889 में ऑस्ट्रिया, वो जर्मनी में नहीं हुआ था, ऑस्ट्रिया में उसका जन्म हुआ था। एंड वो बहुत गरीबी में था। एंड उसने जो इकोनॉमी गिर रही थी जर्मनी के अंदर, उसको संभालने के लिए, एक तरह से उस क्राइसिस से निपटने के लिए हिटलर का एक तरह से राइज हुआ था, उसकी पावर आई थी। When the First World War broke out, he enrolled for the army, acted as a messenger in the front, became a corporal, and earned medals for bravery. अब जब वर्ल्ड वॉर के बाद में ना उसने जब व्हेन द वर्ल्ड ब्रोक आउट, उसने अपने आप को आर्मी में एनरोल किया, आर्मी में वो गया एंड एक्टेड एज मैसेंजर इन द फ्रंट, मैसेंजर की तरह। ठीक है, एंड बिकेम द कॉर्पोरल, अर्न मेडल्स, बहुत अच्छे अच्छे ब्रेवरी के काम किए तो उसको मेडल्स भी मिले। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड द वर्साइल्स ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस। अब जो था कि जर्मनी जब हारा, तो उसको ये चीज बहुत पसंद नहीं आई, मतलब वो बहुत प्यार करता था अपनी कंट्री से, अब था वो ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया को भी घर समझता था एंड जर्मनी को भी समझता था, दोनों को इक्वली समझता था। एंड जब जर्मनी हारा तो उसको काफी बुरा लगा। एंड वर्साइल की जो ट्रीटी हुई थी, जिसमें जर्मनी के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली डाली गई थी, जिससे वो बहुत गुस्से में आ गया था। In 1919, he joined a small group called the German Workers' Party. जर्मन वर्कर्स पार्टी एक छोटी सी पार्टी थी जिसको उसने ज्वाइन किया था 1919 में। He subsequently took over the organization, renamed it the National Socialist German Workers' Party. ठीक है, थोड़े दिन बाद क्या हुआ, इसने उस ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर किया एंड उसका नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा, जिसको हम नाजी पार्टी भी के नाम से भी जानते हैं। इन 1923 हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ Bavaria, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर। अब इसने क्या किया, बवेरिया के अंदर उसने कंट्रोल किया अपना। ही फेल्ड, मतलब जब बर्लिन की तरफ आगे बढ़ा, बवेरिया के बाद में बर्लिन के तरफ आगे बढ़ा, तो उसकी पावर को जो था कैप्चर कर लिया गया, वो मतलब उसमें हार गया एंड अरेस्ट कर लिया गया, और उसके बाद उसको जेल में डाल दिया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ? अच्छा, अब रीजंस क्या है बिहाइंड नाजीज पॉपुलैरिटी? ये जो हिटलर था वो बहुत क्या बोलता था कि मैं जर्मनी को उसका वापस जो खोया हुआ सम्मान है वो वापस दिलाऊंगा, मतलब काफी
बोलने में लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा थी। तो उसकी जो नाज़ी पॉपुलैरिटी थी वो किस रीज़न से बढ़ी थी? उसको क्या होता है 1930 तक कोई भी सपोर्ट नहीं किया गया था क्योंकि उस समय तक उसको ज़्यादा कोई जानता नहीं था, नाज़ी पार्टी को कोई नहीं जानता था। तो 1930 में तो कुछ इतना इम्प्रेसिव नहीं हुआ। 1928 में क्या हुआ 1928 से 32 के बीच में उसको थोड़े-थोड़े समर्थन मिलने लग गए थे। तो नाज़ी गॉट नो मोर दैन 2.5% वोट। अब जो रीचस्टाग था, जो जर्मन पार्लियामेंट मैंने आपको पहले बताया उसको रीचस्टाग कहते हैं, उसके अंदर से 2.5% ही वोट मिले थे। काफ़ी कम थे, राइट? फिर 1932 में बिकेम लार्जेस्ट पार्टी। अब 1932 के बीच में उसने एक तरह से आंदोलन, बहुत लोगों के अंदर एक क्रांति जैसी जगा दी थी कि नहीं, मैं एक अच्छा लीडर बनूंगा। मैं आपको जो आपको जर्मनी को इतना कुछ सहना पड़ा है ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, मैं उससे उबारूंगा। आपके जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको मैं एम्प्लॉयमेंट दूंगा। ऐसे करके कई सारे वादे सच्चे झूठे सब उसने किए एंड उसके बाद वो काफी पॉपुलर हो गया, उसकी पार्टी काफी पॉपुलर हो गई एंड उसको 1932 में कम से कम 37% तक के वोट दिए गए थे। ठीक है। It was during Great Depression that the Nazi propaganda stirred hopes of a better future and Nazism became the mass movement. अब इतने झूठे सच्चे वादों के बीच में एक लोगों के अंदर बहुत होप्स आ गई थी हिटलर के थ्रू कि नहीं, ये हमारी लाइफ बदल सकता है और इसके थ्रू हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है एंड हम भी सुपर पावर बन सकते हैं। तो एक तरह से ये मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया था नाजिज्म। इसको अब नाजी पार्टी से वो नाजी नाजिज्म में कन्वर्ट हो गया था। तो ये सब इसके प्रोपेगेंडास थे। अच्छा, इसके क्या एक जो क्वालिटीज आप कहोगे, पावरफुल स्पीकर था, पैशनेट लीडर था एंड प्रोमिसेस बहुत करता था, बहुत सही प्रोमिसेस करता था। उसमें पूरे कितने करता था ये नोबडी नोज, बट हाँ प्रोमिसेस ऐसे करता था कि लोग बहुत इंप्रेस हो जाते थे। प्रोमिसेस मेड बाय हिटलर, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, अनडू द इनजस्टिस। ठीक है, इनजस्टिस को हटाएगा, स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा, जो वर्साइल्स की ट्रीटी थी इसको हटाएगा। ठीक है, एंड जर्मन पीपल की डिग्निटी को वापस लाएगा। एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क एंड सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ। ठीक, वीड आउट ऑफ ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस, रेजिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट जर्मनी। उसने क्या किया था कि ऐसे लोगों के दिमाग में भर दिया था कि जर्मनी को सब गिराने की कॉन्स्पिरेसी होती रहती है एंड जर्मनी का कोई अच्छा नहीं चाहता है। तो मैं आऊंगा तो जर्मनी को बिल्कुल इन सब कॉन्स्पिरेसी से फ्री करूंगा। ठीक है, जो फॉरेन की कॉन्स्पिरेसीज चल रही है जर्मनी के अगेंस्ट में। ओके, तो ये उसकी बातें थी। अब आता है प्रोपेगेंडा। नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज अ मसीहा। अब उसने उसकी जो स्पीचेस थी इतनी इम्प्रेसिव थी कि लोग उसको एक मसीहा, एक सेवियर के तौर पे देखने लग गए थे। ठीक है, एंड लोग उसको समवन हु हैड अराइव्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस, मतलब उनको डिस्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए, उसकी जर्मनी को बहुत ग्रो करवाने के लिए एक बंदा आया है, हाँ उसको एक मसीहा मानने लग गए थे। हिटलर Hitler devised a new style of politics. He understood the significance of rituals, spectacles in mass mobilization. Nazis held massive rallies, public meetings, the red banners with the swastika. अब स्वास्तिक का वो जो निशान है, अब उल्टा स्वास्तिक, ठीक है, वो आप उसको देखोगे जब, तो आपको एक नाजी का बैनर दिखेगा वो। ठीक है, उसको नाजी सल्यूट करता था। नाजीज मतलब उसको फॉलो करते थे एंड वो स्वास्तिक को वो लोग बहुत फॉलो करते थे। Ritualized round of applause after the speeches were all part of this spectacle of power. अब क्या था, जितने भी लोग थे बहुत ज्यादा उसको नाजी को सपोर्ट करते थे, उनकी पार्टी को, उनके प्रोपेगेंडा जो थे उसको सबको फॉलो करते थे एंड हिटलर एक बहुत पॉपुलर हो चुका था पब्लिक के बीच में। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। अब यहाँ से आती है पिक्चर में चेंज। ठीक है, डेमोक्रेसी में डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ था। अच्छा, इस सब चीज़ों में हिटलर का थोड़ा किस्मत भी काम कर गई थी। ठीक है, जो वहाँ के हिंडनबर्ग थे, प्रेसिडेंट थे जर्मनी के, 1930 में उन्होंने उसको चांसलर बना दिया था। उसको चांसलरशिप ऑफर करी गई थी, किसको, हिटलर को। ठीक है, चांसलर कैसा था, जैसे कि पीएम के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, वैसे वहाँ पे चांसलर के पास बहुत सारी पावर्स थी। तो अब इतनी सारी पावर्स आ गई, तो अब उसने क्या किया, उसने वहाँ पे डेमोक्रेटिक रूल चालू किया हिटलर ने।
नया डेमोक्रेटिक रूल, बहुत सब कुछ बदलने का। A mysterious fire that broke out in the German parliament building in February facilitated his move. अब क्या हुआ, जर्मन पार्लियामेंट के अंदर एक मिस्टीरियस आग लग गई। लोग तो ये भी कहते हैं कि वो आग हिटलर नहीं लगवाई थी, एंड बहुत लोग मानते हैं कि हाँ हिटलर नहीं लगवाई थी। एंड उसने इसको एक मिस्टीरियस फायर के नाम से बोला कि आग लगा दी गई है, और उसका उसने ये फायदा उठाया कि उसके बाद उसने सबके सिविक राइट्स, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स थे, उनको सस्पेंड कर दिया था इसके बाद में। इसको कहते हैं 20 फेब 1933 की बात है। द फायर डिक्री मतलब इनडेफिनिट सस्पेंशन सिविक राइट, कुछ पता नहीं है कब तक ये आपको आपके राइट्स नहीं मिलेंगे, ये हिटलर का। अब यहाँ से उसकी डिक्टेटरशिप स्टार्ट होती है। हिटलर सस्पेंडेड राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली दैट हैड बीन गारंटीड बाय द वेमर कॉन्स्टिट्यूशन। अभी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि आप जब सिविक राइट्स चले गए, फंडामेंटल राइट्स चले गए, तो आप सरकार से कुछ नहीं पूछ सकते। सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, डजेंट मैटर, आपको कुछ करना ही नहीं है। आप कोई रैली भी नहीं कर सकते, आप न्यूज़पेपर में भी नहीं छाप सकते, आपके पास इस समय कुछ भी ऐसा राइट नहीं है कि आप सरकार पे सवाल कर पाओ। ठीक, यहाँ पे आ गया, ये लगी थी आग, फोटो लगाई है मैंने भाई, ठीक है। इनेबलिंग एक्ट 1933, 3 मार्च 1933 को क्या हुआ, फेमस इनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड। दिस एक्ट एस्टैब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। अब यहाँ से डिक्टेटरशिप आ गई जर्मनी के अंदर। इट गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। जितने भी रूल्स दिए गए पार्लियामेंट के अंदर जो भी थे, उनको सबको उठा के साइडलाइन कर दिया गया, और एक पावर थी हिटलर की, एक रूल था हिटलर का, और कुछ भी नहीं। इसके आउटकम्स क्या रहे, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंड एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएट्स। अभी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी और भी, वो सब बैन कर दी गई, ट्रेड यूनियंस बैन कर दिए गए। एक पार्टी थी ओनली, नाजी पार्टी, उसी का सब कुछ चलता था, उसी का चल रहा था रूल रेगुलेशंस लॉज सब कुछ। स्टेट एस्टैब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी, जुडिशरी। अब इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी, जुडिशरी में एक भी ऐसा जो कोई भी ऐसा रीजन नहीं बचा था जहां पे, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं बचा था जहां पे नाजीज का कंट्रोल ना हो। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, अगर किसी कंट्री में इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडिया, ये तो एक तरह के पिलर्स हैं जिसपे एक कंट्री चलती है, एंड उसमें पूरा कंट्रोल किसका हो गया था, हिटलर का हो गया था। स्पेशल सर्वेलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्रिएटेड टू कंट्रोल। Jews were not allowed in civic services professions. ज्यूस के ऊपर उसका कुछ ज्यादा ही आतंक रहता था, ज्यूस को बेचारों को एकदम जीने नहीं दिया उस बंदे ने, एंड उसके जो सिविल सर्विसेज प्रोफेशंस थे उसमें उनकी ज्यूस की एंट्री बंद कर दी। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पॉलिसी, sorry police, regular police in green uniform and the SA or the storm troopers, these included the Gestapo। ठीक, सीक्रेट स्टेट पुलिस, इसको सीक्रेट स्टेट पुलिस कहते थे। ठीक, गेस्टापो को। एसएस क्या था, द प्रोटेक्शन स्क्वाड्स, क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विसेज, एसडी। इट वाज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स of these newly organized force that gave the Nazi state its reputation as the most dreaded criminal state। अब क्या था, ये सब जितने भी मैंने आपको पार्ट्स बताए हैं, ये क्या क्या इंक्लूडेड इसमें था, ठीक है। क्रिमिनल पुलिस थी, सिक्योरिटी सर्विस थी, इट वाज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, ठीक है। ये न्यू ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस थी जो कि नाजी ने दी थी, एंड इनकी यूनिफॉर्म क्या थी, रेगुलर ग्रीन यूनिफॉर्म थी। Germany most dreaded criminal state. The forces had extra constitutional power, which made Nazi the most dreaded criminal state. The police forces acquired power to rule the impunity, and people could now be detained, sent to concentration camps, or arrested without any legal procedures। अब यहाँ पे जर्मनी ने के ऊपर हिटलर ने बुरी तरह से, उसके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की तो धज्जियां उड़ गई थी। खैर, वहां पे कोई भी ऐसा लॉ नहीं बचा था जो उसने नहीं बदला हो। अब लोगों के अपने भी राइट्स चले गए थे, उनको कभी भी कॉन्सेंट्रेशन में भेज दिया जाता था विदाउट एनी लीगल नोटिस, विदाउट एनी प्रायर नोटिस, और उनको डिटेन भी कर सकते थे। ठीक है, ये उसने डिक्टेटरशिप अपनी
चालू कर दी थी एंड अपने फुल फॉर्म में हिटलर आ चुका था। अब आते हैं रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर। हिटलर असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट जालमार शैट। ठीक है, अब थोड़ा सा मुझे इसकी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का डाउट है, बट आप पढ़ लीजिएगा। हु एम्ड एट फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क creation program. This project produced the famous German superhighways and the people's car, the Volkswagen. Volkswagen नहीं कहते हैं इसको, Volkswagen कहते हैं। आपने ये गाड़ी का नाम भी सुना हुआ होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अब क्या किया था, एक इकोनॉमिक रिकवरी के लिए हिटलर ने इकोनॉमिस्ट को असाइन किया था, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि अब आप फुल एम्प्लॉयमेंट दोगे, प्रोडक्शन कराओगे एंड जो पूरी एक तरह से जितनी भी इकोनॉमी गिर गई थी उसको फिर से, मतलब जर्मनी को फिर से फ्लरिश करना था उसे। तो उसका मेन एम यही था कि अभी प्रोडक्शन चाहिए, फुल प्रोडक्शन चाहिए एंड फुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए। ओके, तो इसके बाद क्या हुआ, प्रोजेक्ट प्रोड्यूस हुआ फेमस जर्मन सुपर हाईवेज, ये प्रोजेक्ट था। एंड जो कार इंट्रोड्यूस हुई उस समय वो थी फोक्सवैगन। ठीक है, तब से फोक्सवैगन, सोचो आप कितनी पुरानी कार है नहीं, एंड आज भी काफी फेमस है एंड पीपल लव टू ड्राइव इट। तो पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन, अब इसमें रिकंस्ट्रक्शन तो ये वाला था कि प्रोडक्शन के सेंस में अगर आप देखो, अभी पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन क्या था, इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस। फॉरेन पॉलिसीज में क्या किया, 33 में 1933 में ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। 36 में रीऑक्यूपाइड ग्रीनलैंड, अभी उसकी ग्रीनलैंड तो ले ली गई थी वहां पे, लेकिन उसने वापस से उसको ऑक्यूपाई करा। 38 में इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। उसने ऑस्ट्रिया जर्मनी को इंटीग्रेट किया एंड स्लोगन दिया वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। ठीक, अब वो लीडर कौन होगा, हिटलर होगा ऑब्वियसली। ही वेंट ऑन टू रेस्ट जर्मन स्पीकिंग, ठीक है, Sudetenland from Czechoslovakia and gobbled up the entire country. He had the unspoken support of England, which had considered the Versailles verdict too harsh. ठीक है, आप ये देखोगे कि एक तो ये जर्मन में क्या, सॉरी, हिटलर को क्या था कि वो जितने भी जर्मन स्पीकिंग लोग होते थे उनके लिए वो ये सोचता था कि नहीं, ये जो जर्मन स्पीकिंग है वो हमारी कंट्री के हैं, वो उनको अपने आप से बिलोंग करवाता था। तो क्या हुआ था, चेकोस्लोवाकिया में जो जर्मन स्पीकिंग थे उनको वो एक तरह से ही गॉबल्ड अप, भाई पूरी कंट्री निकल गया वो उनकी। तो और उसके बाद क्या था, इंग्लैंड से उसको अनस्पोकन सपोर्ट मिल रहा था, मतलब थोड़ा ये कहते पर्दे के पीछे से थोड़ा सा सपोर्ट उसको इंग्लैंड से मिल रहा था। बट वहां पे इंग्लैंड की गलती थी कि बाद में वो उस पर अटैक भी करेगा। खैर जो भी है, आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि इंग्लैंड को ऐसा लग रहा था कि ये जर्मनी पे कुछ ज्यादा ही अत्याचार हो गया, उसकी जो ट्रीटी हुई थी, इससे उसको लगा कि कुछ ज्यादा हो गया, तो चलो थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं। बट यहाँ पे उसने गलती कर दी। खैर जो भी है, अब क्या था, शैट थे, उन्होंने जो हिटलर को एडवाइस किया कि भाई तुम इतना ज्यादा मत इधर उधर अटैक करो, इतना कॉलोनीज मत बनाओ अपनी, ठीक है, इतने लैंड्स पे जो कब्जे कर रहे हो उसको मत करो, तुम अपनी कंट्री का थोड़ा भला करो, उसके बारे में सोचो। तो हिटलर कहता नहीं भाई, जो चल रहा है जैसा चल रहा है ऐसा अच्छा है, तो नहीं मानता है उनकी। तो क्या करते हैं, ये शैट इंडिया छोड़ के, सॉरी सॉरी सॉरी, जर्मनी छोड़ के निकल जाते हैं। Cautious people, however, had no place in Nazi Germany. Schacht had to leave. Hitler chose war as the way out of approaching economic crisis. अब ये क्या था, हिटलर का मानना ये था कि वॉर जीत के, अगर हम वॉर इतनी जीत रहे हैं तो क्यों ना इसके थ्रू हम अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस से उबर पाएंगे। ठीक है, उसका ये सोचना था। बट शैट ने, जब उन्होंने, हिटलर ने शैट की नहीं सुनी, तो वो अल्टीमेटली अपना जर्मनी छोड़ के निकल गए। रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज। अब हिटलर तो ये समझता था कि टेरिटरीज बढ़ाने से ही हमारे रिसोर्सेज बढ़ पाएंगे, तो ये इसकी अपनी सोच थी। इसके बाद उसने जर्मनी का, तो अब हिटलर ने जर्मनी का एक्सपेंशन स्टार्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहले उसने स्टार्ट किया पोलैंड से। पोलैंड में उसने 1933 में अटैक किया एंड उसका रिजल्ट क्या हुआ कि
फ्रांस और इंग्लैंड से लड़ाई स्टार्ट हो गई, ठीक है, उनके बीच में लड़ाई हो गई। अब 1940 में क्या हुआ, अब जैसे इंग्लैंड सोचो जर्मनी को सपोर्ट कर रहा था, बट इसने क्या किया, पीठ पे छुरा भोगा और जाके यूरोप में ही पोलैंड के अंदर अटैक कर दिया इन 1940। ठीक है, ट्राइपार्टाइट पैक्ट वाज साइंड। ठीक, ये एक 3 कंट्रीज के बीच में एक पैक्ट हुआ था, जो थी फ्रांस, इटली एंड जापान, टू स्ट्रेंथन हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर। ये पैक्ट जो था, इसने हिटलर के जो इंटरनेशनल पावर थी उसको और स्ट्रेंथन किया था। बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर वाज द एट द पिनेकल ऑफ हिज पावर। मतलब पिनेकल मतलब होता है कि किसी पहाड़ की चोटी, ठीक है, तो एक बहुत पावर की लिमिट हो गई थी उस समय, समझ लो बहुत ज्यादा पावरफुल उस समय हिटलर हो गया था। ओके, सो Hitler now moved to achieve his long-term aim of conquering Eastern Europe. हिटलर जो था ईस्टर्न यूरोप को बहुत ज्यादा चाहता था कि भाई वो मिल जाए, उसको कनकर जीत लेना चाहता था। ही wanted to ensure food supplies and living space for Germans. वो चाहता था कि जितने भी फूड सप्लाईज है वो सब जर्मन को वापस से रिज्यूम हो जाए और जो लिविंग स्पेस है वो वहाँ जर्मन्स को मिल जाए। ठीक है, तो वो करता ऑल दो जर्मनी के लिए ही था सब कुछ, बट क्या होता था कि वो थोड़ा डिक्टेटरशिप उसमें बहुत ज्यादा थी, वो रूलिंग एक तरह से नेचर का था, जिस वजह से ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, इसलिए ही वो कहीं पसंद किया जाता था, कहीं नहीं भी पसंद किया जाता था। अब आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसको इनिशिएट किया था जर्मनी ने। अब जर्मनी ने एक और बहुत बड़ी गलती करी थी। देखिए, फर्स्ट में तो वो हारा ही था, अब वो सेकेंड में भी हारता है। ठीक है, गलती खुद की ही है, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है, क्यों लड़ते झगड़ते हो। खैर, उसने क्या किया, सोवियत यूनियन पे जून 1941 में अटैक कर दिया। अब ये थोड़ा-सा आप ईयर्स इसमें याद रखना, थोड़े इंपॉर्टेंट है, कहीं-कहीं आपके क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है, तो जर्मनी ने अटैक किया सोवियत यूनियन को 1941 में। हिटलर exposed the German Western Front to British aerial bombing and the Eastern Front to the powerful Soviet armies. वेस्टर्न फ्रंट पे क्या किया, बॉम्बार्डिंग करी, ईस्टर्न फ्रंट पे आर्मीज को ले जा करके वहां पे अटैक करा। The Soviet Red Army inflicted a crushing and humiliating defeat on Germany at Stalingrad. स्टेलिंग्राड। ठीक है, सोवियत जो रेड आर्मी थी बहुत ज्यादा पावरफुल थी, उनको पता नहीं ऐसा क्यों लगा था कि वो सोवियत आर्मी को गिरा देंगे, एंड उसने जो था जर्मनी को काफी हद तक क्रश कर दिया, एंड उसको जर्मनी को बहुत ह्यूमिलिएटिंग एक हार को झेलना पड़ा था। और कहाँ पे, स्टेलिंग्राड के अंदर। ठीक, नेक्स्ट आता है यूएसए वर्सेस जापान। अब जापान जो था, यूएसए और जापान की कॉन्फ्लिक्ट्स चलते ही रहते थे। ठीक, जापान ने आपका देखा, अभी आपने ऊपर देखा था, जापान एंड इटली एंड फ्रांस ने पैक्ट किया था, बट ये जो जापान था ये यूएसए से बड़ी खुन्नस थी इसको। यूएसए had resisted involvement in the war. It was unwilling to once again face all the economic problems that First World War had caused. ठीक, वो नहीं चाहता था वर्ल्ड वॉर के अंदर घुसना, बट स्टिल उसको लाया गया, बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वॉर फॉर लॉन्ग बिकॉज जापान वॉज एक्सपैंडिंग इट्स पावर इन द ईस्ट। ईस्ट में क्या, अब जापान के चढ़ी कि भाई मैंने भी अभी जीतना है, मुझे भी सुपर पावर बनना है। उसने जोश जोश में आकर के फ्रेंच इंडो चाइना को ऑक्यूपाई किया, एंड यूएसए की नेवल बेसिस जो कि जहाँ पे यूएसए की पैसिफिक में यूएसए की नेवल बेस था, उसको कहते हैं हम पोर्ट ब्लेयर, सॉरी 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 पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर के अंदर जापान ने बॉम्बार्डिंग कर दी। अब यूएसए कैसे चुप रहेगा, यहाँ पे एंट्री यूएसए की होगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। वो बेचारा नहीं चाहता था ये सब करना कि लड़ाई दंगा हो, क्योंकि उसके यहाँ भी बहुत बड़ी क्राइसिस आ चुकी थी, इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुकी थी, कितने सारे लोग उसके यहाँ भी अनएम्प्लॉयड हो गए थे। वर्ल्ड वॉर से अभी वो उबर ही रहा था, हाँ ठीक है, चलो वो जल्दी उबर गया था, बट अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापान की वजह से उसको भी थी कि भाई अब पंगा लेते हैं तो बड़ा लेते हैं, तो उसने यूएसए से पंगा ले लिया। The war ended in May 1945 with Hitler's defeat and the US dropping of the atom bomb on Hiroshima in Japan.
अब जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे बहुत बड़े बड़े अटैक किए, दैट इज एटॉमिक बॉम्ब। ठीक है, वो आपने सुना भी होगा, बहुत ही बुरा, एंड उसका खामियाजा जापान को आज तक भी भुगतना पड़ रहा है वहाँ पे। अभी भी कभी कभी ऐसा होता है कि लोग नॉर्मल नहीं पैदा होते हैं, एंड उसका असर एटॉमिक बम का अभी तक उनकी मतलब कभी कभी बर्थ पे देखा गया है। एंड उस समय बहुत ज़्यादा बड़ा एक अटैक था जिसको पूरी ग्लोबली अपोज किया गया, एंड यूएसए को काफ़ी कुछ कहा भी गया था इसके बारे में, और कहना भी चाहिए, बहुत क्रिटिसाइज मिला था, क्रिटिसिज्म मिला था। लेकिन जो भी था, बाद में ये सब चीज़ें सॉर्टेड हुई थी। ओके, तो ये आपको एक पिक्चर दिख रही है, इधर पर्ल हार्बर अटैक है एंड इधर हिरोशिमा एंड नागासाकी का अटैक है। ओके, अब हम नाजी को पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड व्यू में। ठीक है, द क्राइम्स दैट नाजी कमिटेड वर लिंक्ड टू अ सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। एक नाजी आइडियोलॉजी है जो कि एक सिनोनिम कहा जा सकता है हिटलर के वर्ल्ड व्यू का। हिटलर के जो व्यूज हैं उसको नाजी आइडियोलॉजी, मतलब अब आइडियोलॉजी किसी की भी कुछ भी हो सकती है, वो चाहे पॉजिटिव वे में ले लो या फिर नेगेटिव वे में ले लो। ठीक है, बट हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी वो सरासर नेगेटिव ही थी, उसको हम लोग कहते हैं नाजी आइडियोलॉजी। हिटलर के अकॉर्डिंग क्या था कि इक्वालिटी नहीं होती है, उसका मतलब ये था कि लोगों के बीच में कोई इक्वालिटी नहीं होती है। वो जर्मन लोगों को, जो आर्यंस होते थे, उनको ऊपर मानता था, एंड बाकी जो रेस थे, जो रेस यानी कि नस्ल जो होती है लोगों की, इंसानों की भी नस्ल होती है, जैसे कि सबकी होती है, तो उन नस्ल में सबसे ज्यादा प्योर नस्ल जो होती थी वो जर्मन के आर्यंस को मानता था, एंड बाकी सबको उसके नीचे मानता था। इन दिस व्यू, ब्लड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप। उसके व्यू में क्या होता था, वो क्या कौन थे, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे, उनकी ब्लू आई होती थी एंड सुनहरे से बाल होते थे, वो उनको नॉर्डिक जर्मन आर्यंस कहते हैं। नॉर्डिक इज अ नस्ल, रेस होती है। ठीक है, तो उसको टॉप पे मानता था, और बाकी जो उसका एक तरह से जो बीच के, जो उसके नीचे के आते थे, वो सब आते थे आर्यंस के नीचे। एंड लोएस्ट वाज द ज्यूज, वो जो ज्यूज थे उनको सबसे गया बीता मानता था, और उनकी रेस को सबसे ज्यादा बेकार मानता था। दे केम टू बी रिगार्डेड एज एन एंटी रेस, द आर्क एनिमीज ऑफ आर्यंस। वो उनको एक एंटी रेस मानता था, और वो आर्यंस के एक एनिमीज की तरह देखता था, एनिमीज की तरह देखा था ज्यूस को। ठीक है, तो उसकी ये आप एक देख सकते हो, बहुत डिफरेंस है। ये ज्यूस की एक फैमिली का फोटो मैंने लगाया, एंड एक आप इधर देखोगे नोमैडिक जर्मन आर्यंस, तो ये काफी डिफरेंस मानता था। हिटलर्स रेसिज्म बोरोड फ्रॉम थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। डार्विन का क्या कहना था, डार्विन मानता था कि जैसे एक जो क्लाइमेट में चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो आपने शायद बायोलॉजी में पढ़ा भी होगा, द क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। हर्बर्ट स्पेंसर लेटर एडेड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब दोनों की थ्योरी एक ही थी कि जैसे जो एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं उसको जो अच्छे से अडेप्ट कर लेता है अपने जो उसके जैसे कि एनवायरनमेंट में ढल जाए, एंड वो सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, तो जितने भी चेंजेस को अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है और आप उसको लेकर के आगे बढ़ गए हैं, तो फिर आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो आपका सर्वाइवल एक आइडियल सर्वाइवल है, और यू आर फिट। तो इसका एक डार्विन का था एक्सप्लेनेशन, एंड जो हर्बर्ट स्पेंसर थे उन्होंने उसको बोला कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का एक थ्योरी दे दी। अब इनकी एक थ्योरी को तोड़ मरोड़ करके हिटलर ने लाई अपनी थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग वो इस तरह से रेसेस लाता था और रेस के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करता था। अब जैसे नोमैटिक जर्मन आर्यन में आप देखो कि ये कैसे हैं, सुनहरे से बाल हैं, ब्लू आइड ये बच्चा है, एंड उनके बच्चा कह लो या यंग है, आई डोंट नो, एंड फेयर कॉम्प्लेक्शन है। तो ये एक नोमैडिक जर्मन आर्यन की डेफिनेशन थी। ठीक, तो द नाजी आर्ग्यूमेंट क्या था, द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड द वीक वंस वुड पेरिश। ये नाजी थ्योरी थी। डार्विन की थ्योरी को ही उन्होंने अपनी थ्योरी बना करके एक अलग ही सेंस में सामने रखा सबके। द आर्यन रेस वाज द फाइनेस्ट। उनका कहना था आर्यन जो है बहुत फाइन है,
They are the purest. It had to retain its purity, become stronger and dominate the world. उसका कहना था कि आर्यंस को ही डोमिनेट करना चाहिए वर्ल्ड को, एंड जो बाकी सब रेस हैं वो सब बेकार हैं. तो जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लेबनस्ट्रॉम or living space. Hitler believed that new territories had to be acquired for settlement. It would also enhance the material resources and power of the German nation. उसने लेडीज को ये चीज के लिए एक तरह से फोर्स किया था टू प्रोड्यूस, मतलब आप यू शुड मतलब गिव बर्थ टू द आर्यंस ओनली. वो ये मानता था कि जो नोमैडिक जर्मन आर्यन है वही सिर्फ रेस होनी चाहिए जर्मनी के लिए, एंड जर्मनी को इसीलिए वो और टेरिटरीज अपनी बढ़ा रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उस हिसाब से लोगों को जगह की भी जरूरत पड़ेगी आगे रहने के लिए. तो इसीलिए उसने बहुत सारी टेरिटरीज को भी एक्वायर करना शुरू कर दिया था, और उसके लिए भी काफी सारी उसकी स्कीम्स चलती रहती थी. Hitler intended to extend German boundaries by moving eastwards to concentrate all German geographically in one place. वो सबको एक छत के नीचे लाना चाहता था, सारे जर्मन वो चाहता था जितने प्योर हैं वो सब एक छत के नीचे आ जाए. एंड उसने इसकी स्टार्टिंग कहाँ से की थी? ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कहाँ से किए थे? उसने पोलैंड से किए थे. तो पोलैंड के लोगों को जहाँ पे भी उसे लगता था कि ये जर्मन है, या फिर उसने जितना भी पता किया, तो वहां से जो भी जर्मन निकले, जो भी उसको लगे कि आर्यंस है, उन्होंने उठा करके एक्सपेरिमेंट कर डाला उनको बुला करके वहां पे. तो ये स्टार्टिंग उनकी पोलैंड से हुई थी. ओके. अब रेशियल स्टेट का एस्टैब्लिशमेंट होता है. नाजी क्या चाहते थे कि जो नाजी सपोर्टर्स थे वो चाहते थे प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस ही रहें. उनको सोसाइटी में सिर्फ यही आर्यंस चाहिए थे. इनमें से जो जो हिटलर को पसंद थे वो डिजायरेबल लिस्ट में आते थे, एंड जो उन्हें नहीं पसंद थे, जो अदर रेसेस थी, उनको वो अनडिजायरेबल मानते थे. ठीक है. इम्प्योर और एबनॉर्मल हैड नो राइट टू एग्जिस्ट. मतलब जो एबनॉर्मल है, इम्प्योर हैं, जो पूरी तरह से नहीं है आर्यंस, वो बिल्कुल भी उनको जीने का अधिकार नहीं है, उनका ये कहना था. Euthanasia program, Nazi officials had condemned to death many German who were considered mentally or physically unfit. यूथनेशिया मीन्स होता है कि ये जैसे कि किसी को कोई बीमारी हो गई एंड उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो दे हैव द राइट टू सुसाइड. मतलब वो अपनी जान खुद ले सकते हैं, या फिर उनको मेडिकली उनकी जान मतलब वो एक तरह से अपनी लाइफ को छोड़ सकते हैं. ठीक है, मर सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता था. बट यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, यूथनेशिया प्रोग्राम के अंडर में उन्होंने जो भी अनहेल्दी या मेंटली अनफिट थे या फिजिकली अनफिट थे लोग, उनको खुद ही यूथनेशिया दे दिया गया, एंड उनको उनको मार दिया गया उस प्रोग्राम के अंतर्गत. ठीक है, तो उनका मन नहीं है फिर भी उन्हें मार दिया. तो इस तरह से चीजें करता था वो. अनडिजायरेबल्स, ज्यूज, जिप्सीज, ब्लैक पोल्स एंड रशियंस. ये अनडिजायरेबल जो कास्ट थी, ये रेस थी, ये ज्यूज थी, जिप्सीज थी, ब्लैक पोल्स एंड रशियंस थे. ठीक. सॉरी, जिप्सीज, ब्लैक एंड पोल्स. पोल्स मीन्स यहाँ पे पोल्स का मतलब कोई खंबे से नहीं है, पोल्स का मतलब है पॉलिश लोग जो पोलैंड के थे. Gypsies and black living in Nazi Germany were considered as racial inferiors who threatened the biological purity of the superior Aryan race. They were widely persecuted. अब जिप्सी एंड ब्लैक लिविंग इन नाजी जर्मनी, उनको एक इंफीरियर, बहुत नीचे तबका माना जाता था, एंड सुपीरियर कौन थे? आर्यंस थे. जो जर्मन आर्यंस थे उनको सुपीरियर माना जाता था. Jews remained the worst sufferers in Nazi Germany. अभी जो ज्यूज थे उनको जर्मनी के अंदर बहुत ज्यादा सफरिंग्स झेलनी पड़ी थी. नाजी उनसे बहुत ज्यादा हेट करते थे, एंड एक तरह से उनको कोसा जाता था वहां पे. ठीक. वहां के लोगों के दिमाग में नाजीज ने ऐसा भर दिया था कि ये ज्यूज जो होते हैं ये आपको बहुत एक्सप्लॉइट करेंगे, एंड आपको बहुत भारी कि हर तरह से वो उनकी कंट्री के लिए अच्छे नहीं है. इस तरह से चीजें उनके दिमाग में भरी गई. तो इसलिए वहां के जो कंट्री के लोग थे वो ज्यूज से बहुत ज्यादा नफरत करने लगे थे. दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्केट एरियाज कॉल्ड गेटोस. गेटोस एक मार्केट सॉरी मार्क्ड एरियाज थे जो सिर्फ
ज्यूज के लिए ही थे, वहां पे वो सेपरेट रहते थे, अलग रहते थे, उनकी पूरी कॉलोनी अलग थी। दे वर ऑफन परसिक्यूटेड थ्रू पीरियोडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस, एक्सपल्शन फ्रॉम द लैंड। अब उनको उनके लैंड भी छीन लिए जाते थे, उनके ऊपर बहुत सारे वायलेंस किए जाते थे, जिसकी वजह से एक तरह से उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था एंड दूसरे लोगों को बताया जाता था कि ज्यूज हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं है। Hitler's hatred of Jews was based on pseudo-scientific theories of race. उसकी तो थ्योरी ही अलग थी, हिटलर की तो खैर बात ही कुछ और ही थी। Which held that conversation was no solution to the Jewish problem, it could be solved only through their total elimination. अभी इतने सारे अत्याचार करने के बाद भी उसको नहीं चैन मिला और उसने कहा ये ज्यूश की प्रॉब्लम सिरे से खत्म कर देनी चाहिए, उनको सीधे मार देना चाहिए, तभी ये अगर इनका पूरा एलिमिनेशन हो जाएगा उसके बाद ही हमारा एक तरह से प्योरिटी आ पाएगी जर्मनी के अंदर। ओके, ये उसकी सोच थी। फ्रॉम 1933 टू 1938 नाजी जो थे, नाजी सपोर्टर्स जो थे, उन लोगों ने ज्यूज को एक तरह से सेग्रीगेट किया, पॉपराइज किया, मतलब उनको एकदम गरीबी के लेवल पे ले आए थे एंड उनको इतना ज्यादा प्रेशराइज किया था कंट्री लीव करने के, क्योंकि इतना ज्यादा अत्याचार जब आप करोगे तो वो अल्टीमेटली कंट्री लीव ही करेगा ना, तो इतना ज्यादा दे वर कंपेलिंग देम टू लीव द कंट्री। फिर 1939 से 1945 के बीच में एम टू कॉन्सेंट्रेटिंग देम इन सर्टेन एरियाज एंड इवेंचुअली किलिंग देम इन गैस चैम्बर्स इन पोलैंड। अभी उनको नहीं समझ आता कि इसके आगे क्या करें, तो उन्होंने गैस चैम्बर्स में सबको इकट्ठा करके एंड उससे ही उनको मारने की कोशिश की एंड इनफैक्ट मारा भी। ओके, तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल ज्यूस के साथ हुआ था वहां पे। द रेशियल यूटोपिया, इसमें कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। नॉर्डिक जर्मन आर्यंस कौन होते हैं, जो कि बहुत प्योर एक ये नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज में रहते हैं एंड ये आर्यंस कहे जाते हैं एंड हैड जर्मन और रिलेटेड ओरिजिन। इनका ओरिजिन क्या रहता है, जर्मन या उससे रिलेटेड, मतलब ये प्योर में ही गिने जाते हैं, प्योर जर्मन्स। फिर जिप्सी आते हैं, द ग्रुप ऑफ दैट वर क्लासिफाइड एज जिप्सी हैड देयर ओन कम्युनिटी आइडेंटिटी। सेंटी एंड रोमा, इनकी दो कम्युनिटीज हैं, मैनी ऑफ देम ट्रेस्ड देयर ओरिजिन टू इंडिया। इनकी ओरिजिन जो है इंडिया, वो इंडिया के लोगों को भी इतना पसंद नहीं करता था, आई मस्ट से। ठीक है, पॉपराइज रिड्यूस टू एब्सोल्यूट पॉवर्टी, परसिक्यूशन, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड पनिशमेंट ऑफ दोज बिलोंगिंग टू अ ग्रुप और रिलीजन। एक पर्टिकुलर ग्रुप और रिलीजन को एक तरह से पनिश करना, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक सिस्टमैटिक वे में उन्हें पनिश करना, इस चीज को कहते हैं पॉपराइज्ड। देन यूजरर्स, यूजरर्स मतलब होता है कि जो हैवी लोन्स देते हैं एंड मनी लेंडर्स होते हैं और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं लोगों से, तो ऑफन इट्स यूज एज अ अब्यूजिव लैंग्वेज। तो जीनोसाइड एंड वॉर बिकेम टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। Poland was divided and much of northwestern Poland was annexed to Germany. क्या था, पोलैंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। जीनोसाइड मतलब होता है कि किसी एक जीन को बिल्कुल उसको तबाह कर देना, उसका नामो निशान मिटा देना, इसको कहते हैं जीनोसाइड। एंड वॉर बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, मतलब एक ही बात थी, वॉर या जीनोसाइड। वहां पे ज्यूस के साथ ऐसा हो रहा था, या अलग जो और भी रेसेस थी, जो जो अनडिजायरेबल रेसेस थी, उनके साथ ऐसा हो रहा था। मच ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वॉज एनेक्स टू जर्मनी। ठीक है, बहुत सारा जो नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड था वो अभी जर्मनी का उसके ऊपर बहुत सारा अधिकार हो चुका था। कंडीशंस ऑफ पोल्स, जो पॉलिश लोग थे, जो पोलैंड के लोग थे, फोर्स टू लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टीज, हर्डेड लाइक कैटल इन द अदर पार्ट कॉल्ड द जनरल गवर्नमेंट, द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिजायरेबल ऑफ द एम्पायर। Educated Polish classes were murdered in large numbers in order to keep people intellectually and spiritually survive. अभी जो वहाँ के पोलिश लोग थे, पोलैंड के लोग थे, ठीक है, उनको उनकी प्रॉपर्टी से, उनके घर से बेदखल कर दिया जा रहा था। उनको अनडिजायरेबल एक तरह से वो माने जाते थे, जिसकी वजह से उनको एक भेड़ बकरी की तरह जैसा बिहेव किया जाता है वैसे उनको डाला जा रहा था। पॉलिश किड्स को किडनैप कर लिया जाता था, ठीक है, उनका इवन मर्डर कर दिया जाता था। एक मतलब कुछ हद नहीं थी कि कितना ज्यादा बुरा व्यवहार हो रहा था। पॉलिश चिल्ड्रन हु लुक्ड लाइक आर्यंस
were forcibly snatched from their mothers and examined by race experts. Race experts से इनको एग्जामिन किया जाता था कि ये मतलब ये प्योर आर्यंस हैं या नहीं है। एंड जो पोलिश चिल्ड्रन जो आर्यंस की तरह दिखते थे, यहाँ पे उनकी बात हो रही है कि जैसे श्योरिटी नहीं है कि ये प्योर है या नहीं है, तो उनको एग्जामिन किया जाता था, उनकी मदर से छीना जाता था। इफ दे पास द रेस टेस्ट, they were raised in German families, and if not, they were deposited in orphanages. अब जब टेस्ट के बाद कई बच्चे ऐसे निकलते थे कि वो नहीं अप टू द मार्क, भाई वो रेस के नहीं निकले, तो उनको ऑर्फनेज में डाल दिया गया या उन्हें मार दिया गया। बट अगर जो निकलते थे तो उनको एज अ जर्मन फैमिली उनको उनका उनको वैसे रेस किया जाता था जैसे जर्मन पीपल रेस होते हैं। ठीक है, तो सारा कुछ बस नाजी आइडियोलॉजी के ऊपर ही चल रहा था। एंड कितना भी आप देखोगे कि तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया था अत्याचार करने से, क्योंकि उनको माँ से अलग किया जा रहा था एंड उनको उनकी विश के ऑपोजिट मतलब कहीं पे भी आप छोड़ रहे हो या ऑर्फनेजेस में डाल रहे हो, तो ये सब चीजें हो रही थी उस समय पे। ठीक है, तो कंडीशन वाज वर्स्ट फॉर द पॉलिश। अब आते हैं स्टेप्स टू डेथ में। ठीक, आई होप अभी तक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर आती है स्टेप्स टू डेथ। स्टेज 1, 2 एंड 3 आप पढ़ोगे। इसमें क्या है कि पहले तो एक्सक्लूजन होता है, लोगों को अलग करते हैं कि कौन जर्मन है, कौन मिक्स रेस है एंड कौन ज्यूज है, कौन है। तो इस तरह से सबको अलग किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट में आप पढ़ोगे कि गेटोइजेशन, जिसमें कि दे हैव नो राइट टू लिव अमंग अस। एंड लास्ट में आता है एनिहिलेशन। एनिहिलेशन मतलब होता है कि खत्म कर देना, बस यू डोंट हैव एनी राइट टू लिव। तो पहले तो मैं थोड़ा सा आपको ऐसे ही पढ़ा देती हूँ। ठीक है, ये टाइम था 1933 से 39 के बीच में। न्यूरेमबर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सितंबर 1935। इसमें क्या था, जर्मन और रिलेटेड ब्लड वुड henceforth बी जर्मन सिटीजन्स enjoying the protection of the German Empire। जो ओनली पर्सन ऑफ जर्मन, जो जर्मन ही के थे, जो प्योर ब्लड वाले थे, उनको जर्मन एम्पायर का प्रोटेक्शन मिलता था। मैरिजेस बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन बिल्कुल अलाउड नहीं थी। एक्स्ट्रा कैसे अलाउड होंगी भाई, ज्यूज तो जान के दुश्मन थे, वो एकदम उनके आई मीन हिटलर तो बिल्कुल पसंद नहीं करता था, तो शादी तो बहुत दूर की बात है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन बिकेम अ क्राइम। अगर कोई बॉय एंड गर्ल दे आर इन अ रिलेशनशिप, तो अगर वो ज्यूज एंड जर्मन्स हैं तो वो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, तो वो एक क्राइम की तरह देखा जाता था। ज्यूज वर फॉरबिडन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग। जर्मनी का जो नेशनल फ्लैग था वो ज्यूज नहीं यूज कर सकते थे, कहीं भी वो ऐसे हिला नहीं सकते थे उसको, वो उनको राइट नहीं था। अदर लीगल मेजर्स इंक्लूडेड बॉयकॉट ऑफ जूइश बिजनेस, एक्सपल्शन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज। जो गवर्नमेंट सर्विसेज थी उसमें ज्यूज को हटा दिया गया था। एंड उनके जो प्रॉपर्टीज थी उनको जबरदस्ती सेल कर दिया गया था। एंड उनको लूटा गया था, उनके हाउसेस पे अटैक किए गए थे एंड उनको जला दिया गया था। एंड एक तरह से उनकी बिल्कुल लाइफ को स्पॉइल कर दिया गया था, बिल्कुल फिनिश कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टेज 2। इसमें इसका मतलब इसमें आता है गेटोइजेशन, जिसको 1940 से 44 के बीच में रखा गया है। इसमें था यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस। अमंग अस मतलब जर्मन, जो प्योर जर्मन है उनके बीच में, आर्यंस के बीच में रहने का ज्यूज को कोई अधिकार नहीं है। From September 1941, all Jews had to wear a yellow star of David on their breast। अभी क्या था, एक येलो कलर का स्टार दिया जाता था, जो ज्यूज थे उनको वो यहाँ पे पहनना पड़ता था। एंड वो जहाँ पे भी जाते थे उनको वो चीज दिखाई देती थी, तो उसी से पहचान लिया जाता था कि भाई ये ज्यूज है, और इनको तो बिल्कुल कुछ भी, किसी भी तरीके की कोई भी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। वो पासपोर्ट वासपोर्ट कुछ भी नहीं मिलता था उन्हें। एंड उनके इवन लीगल डॉक्यूमेंट्स को भी आइडेंटिफाई नहीं किया जाता था। They were kept in Jewish houses in Germany and in ghettos like Lodz and Warsaw in the east। Jewish थे उनकी जर्मनी में जो उनके houses थे वो ghettos में ही रहते थे। and these became sites of extreme misery and poverty। बहुत गरीबी में रहते थे क्योंकि उनके पास कोई राइट्स नहीं थे, जीने का कोई अधिकार नहीं था, कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, तो ऑब्वियसली वो गरीब से और गरीब होते चले जाते। Jews had to surrender all their wealth before they enter a ghetto. So soon the ghettos were brimming with hunger, starvation, disease due to deprivation and poor hygiene। वहाँ पे जहाँ वो रहते थे, वो झुग्गी बस्तियों में, वहाँ पे कोई हाइजीन नहीं थी, भूख से एकदम मर जा रहे थे लोग, एंड इतनी सारी बीमारियां हो गई थी बिकॉज ऑफ
पुअर हाइजीन। तो एक तरह से क्या था, ज्यूस अपने आप ही इतनी इतना ज्यादा अत्याचार के बाद कौन ही जिंदा रह पाएगा, तो इस तरह वो अपने आप ही मर रहे थे। देन आता है स्टेज 3, एनिहिलेशन। एनिहिलेशन आता है 1941 ऑनवर्ड्स, मतलब अब तुमको रहने का भी कोई हक नहीं है, इतना तो हमने तुम्हारे साथ कर लिया अत्याचार, अब उसके बाद तुम रहो भी मत। Jews were Jewish houses, Jews from Jewish houses, concentration camps, ghettos from different parts of Europe were brought to death factories by good trains, जो मतलब उनके ऊपर ट्रेन चढ़ा दी जाती थी। इन पोलैंड एंड एल्सवेयर इन द ईस्ट, मोस्ट नोटेबली बेल्जेक, ऑशविट्ज, सोबिबोर, ट्रेवलिंग, ये सब जगहें हैं जहाँ पे जो आप ज्यादातर देखोगे कि जहाँ पे इस तरह की हरकतें देखी गई हैं। दे वर कार्ड इन गैस चैम्बर्स में डाल करके उनको मार दिया जाता था। मास किलिंग्स टुक प्लेस विद इन मिनट्स विद साइंटिफिक प्रिसिजन। जितने भी साइंटिफिक टेक्निक्स हो सकती थी मारने की, वो सब भी लगाई जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से परेशान किया जाता था वहां पे, और परेशान तो छोड़ो, मार ही दिया जाता था। यूथ इन नाजी जर्मनी। हिटलर वॉज फैनाटिकली इंटरेस्टेड इन यूथ ऑफ द कंट्री। अभी जो हिटलर था वो जर्मनी के जो यूथ था वो ये मानता था, एंड ऐसा है भी कि यूथ ही फ्यूचर होता है किसी भी कंट्री का, तो अब वो यूथ पे फोकस करना स्टार्ट कर रहा था। स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी एस्टैब्लिश ओनली बाय टीचिंग चिल्ड्रन नाजी आइडियोलॉजी। अब वो नाजी आइडियोलॉजी को ना बिल्कुल बेस से शुरू करना चाहता था, मतलब बच्चों से स्टार्ट करना चाहता था, और उन्हें ये चीज सिखाना चाह रहा था कि जो अभी आइडियोलॉजी चल रही है ना, उसको बच्चों को शुरू से उनके दिमाग में ऐसा डाल दो कि वो आगे चल करके सारे के सारे हिटलर बन के तैयार हो जाए। वॉट हैपेंड इन स्कूल अंडर नाजिज्म। नाजिज्म के अंदर स्कूलों में क्या होता था, ऑल स्कूल्स वर क्लींस्ड एंड प्यूरिफाइड। प्यूरिफाइड और क्लीन मतलब ये नहीं कि झाड़ू पोछा क्लीन रहता था, ऐसा नहीं था। वहां पे जो टीचर्स थी और जो वो ज्यूस थी अगर टीचर्स, तो उनको वहां से हटा दिया गया, उनको बाहर कर दिया गया स्कूल से, उनको टीचिंग नहीं करने दी गई। चिल्ड्रन वर फर्स्ट सेग्रीगेटेड, जर्मन्स एंड ज्यूज कुड नॉट सिट टुगेदर। वहां पे अगर ज्यूज पढ़ रहे हैं तो जर्मन और ज्यूज को अलग कर दिया गया, वो साथ में नहीं बैठ के पढ़ सकते थे। ज्यूज द फिजिकली हैंडीकैप्ड जिप्सीज वर थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल। अब जिप्सीज जो थे उनको बाहर निकाल दिया गया। जो ज्यूज थे, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड थे, जो सोसाइटी में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे, तो उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उनको पढ़ने भी नहीं दिया गया। इन 1940s दे वर टेकिंग टू द गैस चैम्बर्स। गैस चैम्बर्स में ले जाने का मतलब ही है कि उन्हें मार देना, तो 1940s में ऐसा हुआ वहां पे। आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग गुड जर्मन्स। अभी गुड जर्मन की क्या डेफिनेशन है यहाँ पे, ये समझिए भाई गुड जर्मन क्या होता है। स्कूल टेक्स्ट बुक्स वर रीरिटन। जो टेक्स्ट बुक्स थी जो पहले से चलती चली आ रही थी उनको दोबारा लिखा गया। ठीक है। रेशियल साइंसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू जस्टिफाई नाजी आइडियाज ऑफ रेस। अभी जो रेशियल साइंसेस थे वो जो नई नाजी रेसेस थी उनको इंट्रोड्यूस करवाएगा। स्टीरियोटाइप्स अबाउट ज्यूज वर पॉपुलराइज्ड इवन थ्रू मैथ्स क्लासेस। ठीक है, जो स्टीरियोटाइप्स थे, ठीक है, अबाउट ज्यूज, उनको मैथ्स की क्लासेस के थ्रू भी पॉपुलराइज किया गया। चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल, सबमिसिव, हेट ज्यूज एंड वर्शिप हिटलर। उन्होंने इतना क्या समझाया उसमें कि भाई हिटलर की पूजा करो, हिटलर तुम्हारा देवता है, ज्यूज को हेट करो, ठीक है, अपनी रेस को प्रोटेक्ट करो, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करो, और बी द ऐसा बनो कि ज्यूज एकदम एग्जिस्ट ही ना करें कंट्री के अंदर, या फिर सिर्फ आर्यन ही रह जाए कंट्री के अंदर। Even the function of sports was to nurture a spirit of violence and aggression among children. बच्चों के अंदर अग्रेशन पैदा किया जाने लगा थ्रू स्पोर्ट्स, जिसमें कुश्ती उश्ती भी रहती थी। जैसे क्या करते थे कि अभी से उनको ऐसा ट्रेन किया जाने लगा कि टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, टू बी वेरी मैस्कुलिन, एंड बॉक्सिंग वॉक्सिंग करना, एंड हेट तो बढ़ा ही रहे थे। तो इस तरह से फौलादी बच्चे पैदा कर रहे थे ये लोग, मतलब पैदा नहीं कर रहे थे, बना रहे थे। ओके। Then youth organizations were made responsible for educating German youth in the spirit of nation socialism. अब एज ग्रुप था, ऑर्गेनाइजेशंस थी, किस एज ग्रुप के लोग कौन से ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे ये भी डिसाइड हो चुका था। 10 इयर्स या उससे कम के बच्चे हैं तो जंग वोक नाम की ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे। 14 इयर्स वाले बॉयज जो हैं वो नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे। 18 इयर्स वाले ज्वाइन लेबर सर्विसेज, एंड अबव 18 विल सर्व्ड इन आर्म्ड फोर्सेस। तो ये अलग अलग इनके क्राइटेरिया थे, अलग अलग बच्चों के लिए, अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए। यूथ लीग ऑफ द नाजीज
फाउंडेड इन 1922। ये यूथ लीग फाउंड की मतलब 1922 में इंट्रोड्यूस हुई। 4 years लेटर इट वाज रीनेम्ड हिटलर यूथ। 4 साल बाद इसे क्या कहा गया? हिटलर यूथ कहा गया। हिटलर हर जगह अपना नाम उसेड़ लेता। टू यूनिफाई द यूथ मूवमेंट अंडर नाजी कंट्रोल, taught to worship war, glorify aggression, violence, condemn democracy, hate Jews, communists, and gypsies. To all those categorized as undesirable. ये सब चीजें इस लीग में या फिर हिटलर यूथ जो कि रीनेम किया गया था, वहां पे बच्चों को सिखाया गया। अग्रेशन बहुत जरूरी है, वायलेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। डेमोक्रेसी को कंडेम करो, ज्यूज को हेट करो, कम्युनिस्ट एंड जिप्सीज को हेट करो, ये सब अनडिजायरेबल है, ये हमारी कंट्री के लिए नहीं बने हैं, ठीक। ये सब चीजें बच्चों को समझाई जाती थी। आप नीचे देखो, डिजायरेबल चिल्ड्रन है वो कितने प्यार से रखता था हिटलर। ओके। Children in Nazi Germany were repeatedly told that women are radically different from men. अब men और women के बीच में differentiation सुनिए। Boys were taught to be aggressive, masculine, steel-hearted. बहुत फौलादी जिगर वाले होने चाहिए, masculine होने चाहिए, aggression होना चाहिए उनके में। Girls were told that they had to become good mothers, rear pure blooded orange children. उनको क्या करना है? Birth they have to give birth to pure blooded children. मतलब वो किसी और ज्यूश या किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती हैं, उनको प्योर ही ब्लड आयरन देना है। बच्चे इस तरह के आने चाहिए जिसमें कोई भी किसी और कास्ट का कोई मिक्सअप ना हो। Girls had to maintain the purity of the race, distance themselves from Jews, look after home, teach their children Nazi values. नाजी वैल्यूज की जो सिखाने का जिम्मेदारी दी गई वो किसको दी गई? लड़कियों को दी गई, क्योंकि आपका काम क्या है? घर संभालिए, बच्चों को नाजी वैल्यू सिखाइए, बस ये उनका काम रह गया था। इन नाजी जर्मनी ऑल मदर वाज नॉट ट्रीटेड इक्वली, women were more racially undesirable children were punished and those who produced racially desirable children were awarded. अवार्ड दिया जाता था भाई, जिसका बिल्कुल डिजायरेबल बच्चे हुए हैं उनको अवार्ड दिया जाता था, बाकी जिनके अनडिजायरेबल हैं उनको पनिश किया जाता था। मतलब था चल क्या रहा था भाई। They were given favored treatment in hospitals and were also entitled concessions in shops and theater tickets, railway fares. जो डिजायरेबल बच्चे थे या डिजायरेबल जो बच्चे जिनकी वजह से इस दुनिया में आए थे, उनको बहुत सारे अलग अलग फैसिलिटीज दी गई थी, चाहे वो रेलवेज में हो या थिएटर्स में हो, शॉप्स में हो, कंसेशंस होते थे। All Aryan women who deviated from the prescribed code of conduct were publicly condemned and severely punished. अभी जो और जो थी, जो अनडिजायरेबल बच्चों की माएँ थी, उनको पब्लिकली कंडेम किया जाता था, उनको हर तरह से पनिश किया जाता था। मैनी रिसीव जेल सेंटेंसेस, लॉस्ट सिविक ऑनर, ठीक है, जेल में डाल दिया जाता था, उनके फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट किया जाता था, एज वेल एज देयर हस्बैंड्स एंड फैमिलीज फॉर देयर क्रिमिनल ऑफेंसेस। अगर और उन्हीं के साथ में उनके हस्बैंड के साथ और उनकी पूरी पूरी फैमिली को इस तरह से टॉर्चर किया जाता था। ओके। द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। अभी तक हम सारे प्रोपेगेंडा ही पढ़ रहे थे, खैर, बट नाजीज नेवर यूज द वर्ड किल और मर्डर इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। भाई तुम इतना किसी को टॉर्चर ही कर दोगे तो वो मर तो वैसे ही जाएगा। तो जैसा ज्यूस के साथ हो रहा था, तो वो मार थोड़े ना रहे थे, वो तो बेचारे अपने आप ही मरे जा रहे थे। मास किलिंग्स वर टर्म्स स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशंस। यूथनेशिया, जो मैंने आपको समझाया कि जो डिसेबल्ड हैं उनको मार देना उनकी मर्जी के खिलाफ। सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शंस, इवैक्यूएशन में डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर्स में डाल के मार देते थे। दे वर लेबल्ड डिसइंफेक्शन एरियाज एंड लुक लाइक बाथरूम्स इक्विप्ड विथ फेक शावर हेड्स। ऐसा पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करते थे कि वो एज अ वो मर्डर नहीं लगता था, वो इस तरह से दिखता था कि वहाँ पे बाथरूम इक्विपमेंट्स हैं एंड फेक शावर हेड्स हैं, तो इस तरह से बना देते थे डिसइंफेक्शन एरियाज कि वहाँ पे जाके लोगों को मार दिया जाता था। मीडिया वॉज केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट फॉर द रेजिम एंड पॉपुलराइज इट्स वर्ल्ड व्यू, ठीक है। जो मीडिया थी वो सपोर्ट मिल रहा था उसको, इस रेजिम एंड पॉपुलर वर्ल्ड व्यू जो पॉपुलराइज हो रहा था ये सब, तो उसको मीडिया का पूरा अटेंशन मिल रहा था। नाजी आइडियाज वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, रेडियोस, पोस्टर, कैची स्लोगन्स एंड लीफलेट्स।
जो नाज़ी आइडियाज़ थे वो कैसे पूरी हर जगह फैल रहे थे, फ़िल्म्स के थ्रू, विजुअल इमेजेस के थ्रू, रेडियो पोस्टर्स, कैची स्लोगन्स, ये सब जो चीज़ें थी जिसकी वजह से नाज़ी आइडियाज़ काफ़ी पॉपुलर हो रहे थे। इन पोस्टर्स ग्रुप आइडेंटिफाइड एज़ द एनिमीज़ ऑफ जर्मन वर स्टीरियोटाइप्ड, मॉक्ड, अब्यूज्ड एंड डिस्क्राइब्ड एज़ इविल। जो पोस्टर्स में क्या रहता था कि जो जर्मन के एनिमीज हैं उनको स्टीरियोटाइप्ड है, मॉक किया जाता था, उन्हें अब्यूज किया जाता एंड उनको इविल एक तरह से डिस्क्राइब किया जाता था। सोशलिस्ट एंड लिबरल्स वर रिप्रेजेंटेड एज वीक एंड डिजेनरेटेड। भाई जो सोशलिस्ट हैं, लिबरल्स हैं, वो वीक्स हैं, वो ऐसा माना जाता था उस समय, क्योंकि भाई वो लड़ाई झगड़े को नहीं फॉलो करते थे, तो इसलिए वो वीक है। They were attacked as malicious foreign agents. Propaganda films were made to create hatred for Jews. Jews के लिए बहुत सारी हेट फिल्म्स बनने लगी जिसके थ्रू दिखाया जाने लगा कि Jews कितने बुरे हैं और हमें उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए. Alright. Nazism worked on the mind of the people, tapped their emotions, and turned their hatred and anger at those marked as undesirable. Undesirable जो थे उनको उनके साथ मतलब इमोशंस के साथ उनके एंड उनको हेट करना, उनके ऊपर गुस्सा करना, ये सब चीज़ें एक अनडिजायरेबल की मार्क्ड थी, मतलब ऐसा होना ही होना है। Many saw the world through Nazi eyes and spoke their mind in Nazi language. They felt hatred and anger surge inside them when they saw someone who looked like Jew. ठीक है, अगर कोई ज्यू की तरह दिखता भी था तो मतलब एंगर अपने आप ही सामने आ जाता था। They marked the houses of Jews and reported suspicious neighbors. They genuinely believed Nazism would bring prosperity and improve general well-being. उन्होंने सोचा था नाजिज्म अगर आएगा तो ही हमारा जर्मनी जो है वो प्रॉस्पर हो पाएगा एंड हमारा इम्प्रूवमेंट हो पाएगा, एक तरह से हम ग्रो कर पाएंगे, हम फ्लरिश कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दैट प्योर जर्मन्स जो आर्यंस उन्हीं के थ्रू। तो ये नाजिज्म तो ही था, नाजी थ्योरी ही थी यही। बट नॉट इवन जर्मन वॉज अ नाजी, बट नॉट एवरी जर्मन, हर जर्मन नाजी नहीं था, हर कोई इसको फॉलो नहीं करता था। मैनी ऑर्गेनाइज एक्टिव रेजिस्टेंस टू नाजिज्म, ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ। जो नहीं करते थे उनको मार दिया जाता था। द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ जर्मन्स हाउएवर वर पैसिव ऑनलुकर्स एंड apathetic witnesses. They were too scared to act, to defer, to protest. अब वो मान नहीं रहे नाजी आइडियोलॉजी को, बट स्टिल उनको प्रेशराइज करके उनको मानने को मजबूर किया जा रहा है, बट अगर वो फिर भी उसके आगे प्रोटेस्ट करते हैं तो उन्हें मार देते थे। तो लोग अब बोलने से भी डरने लग गए थे। अगर वो फील करते थे कि दे आर नॉट लाइकिंग इट, बट वो उसको कहते नहीं थे, वो कुछ प्रोटेस्ट भी नहीं करते थे। दे प्रेफर टू लुक अवे, मतलब वो सोचते थे छोड़ो, जाने दो, जो हो रहा है होने दो। तो ये आते हैं पैस्टर निमोलर, अ रेजिस्टेंट फाइटर, ऑब्जर्व्ड एन एब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट, an uncanny silence amongst ordinary Germans in the face of brutal organized crime committed against people in the Nazi Empire. अभी जो पेस्टर निमोलर थे, आप इनको ये मानोगे एक रेजिस्टेंस फाइटर थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया था कि कितना भी बुरा हो रहा है, बट ऑर्डिनरी जो जर्मन है, जो कॉमन पीपल है, वो बिल्कुल चुप हैं उनके इन द फेसेस ऑफ ब्रूटल, कितना ब्रूटली क्राइम्स चल रहे हैं, बट ये नाजी एम्पायर के अंदर दे आर ऑल साइलेंस, वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का हो गया था क्योंकि लोग डरने लग गए थे हिटलर से। अब हिटलर था ही ऐसा, भाई कोई क्या करे। ठीक है। नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट। ठीक, इंफॉर्मेशन अबाउट नाजी प्रैक्टिसेस हैड ट्रिकल्ड आउट जर्मनी ड्यूरिंग द लास्ट इयर्स ऑफ रेजिम। तो जर्मनी के लास्ट ईयर्स में जो जर्मनी में जो ये नाजी का जो शासन चल रहा था उसके लास्ट ईयर्स में कोई कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे बाहर आई थी, क्योंकि देखिए जो ज्यूज के ऊपर जो बीती, ठीक है, उन्होंने हर तरह से बाहर निकालने की कोशिश की, मतलब कहीं पे उन्होंने दीवारों पे लिखा या कहीं पे उन्होंने कुछ कुछ ऐसे निशान ऐसे छोड़े कि जिससे कल को उनकी स्टोरी लोगों के सामने आए एंड पता चले कि उनके साथ कितना बुरा किया था ये हिटलर ने, एंड नाजी थ्योरी से उनके ऊपर कितना गलत प्रभाव पड़ा एंड उन्होंने किस एक तरह से बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ को जिया था। बट इट वॉज ओनली आफ्टर द वॉर एंडेड एंड जर्मनी वॉज डिफीटेड दैट द वर्ल्ड केम टू रियलाइज द हॉरर ऑफ द व्हाट हैड हैपेंड। जर्मनी जब हारा फाइनली, उसके बाद ये जब स्टोरीज बाहर आई थी तो लोगों की सांसें रुक गई थी, क्योंकि इतनी बुरी तरह से वो कुछ साल ज्यूज ने काटे थे एंड उनकी जब आप गूगल पे उसकी फोटोज देखोगे तो आप ये सोचोगे कि मतलब
इस लाइफ को जीने के लिए उनका जन्म हुआ था, मतलब दैट इज हॉरिबल। बहुत एक सोचा नहीं जा सकता है कि इतने अत्याचार उन्होंने बेचारों ने झेले थे उस हिटलर के टाइम पे। while the Germans were preoccupied with their own plight as a defeated nation emerging out of the trouble, the Jews wanted the world to remember the atrocities and sufferings they had enduring during the नाजी किलिंग ऑपरेशंस। इसको होलोकॉस्ट कहते हैं, एक तरह की प्रलय, प्रलय को झेलना। ठीक है, तो नाजिज्म के बीच में जितने भी बुरी चीजें हुई, उन्होंने क्या क्या सहा, तो आई मस्ट से कि उनके लिए वो बहुत डिफिकल्ट टाइम था, एंड उनकी पूरी पूरी जनरेशन्स खराब करी है इसके पीछे। तो वी वी शुड, मतलब हमें उनके लिए, आई पर्सनली फील वेरी पिटी ऑफ देम कि उन्होंने जो झेला वो कोई नहीं झेल सकता था। ज्यूस के साथ जो भी हुआ, एक पूरी पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ जो भी हुआ, उनको जैसे जैसे मारा गया, दैट इज, मतलब सोच भी नहीं सकता कोई इतना कुछ। सो दैट इज ऑल अबाउट होलोकॉस्ट। इन May 1945 जर्मनी सरेंडेड टू एलाइज। ठीक है, एलाइज के सामने सरेंडर कर दिया। एंटिसिपेटिंग वाज व्हाट कमिंग, हिटलर, हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, गोएबल्स था। ये थी स्टोरी। ठीक है, उसने भी सुसाइड कर लिया था। तो जब आपने स्टार्टिंग में, आप कनेक्ट कर सकते हो कि वो जो बच्चा था 11 साल का, वो कैसे उसके फादर ने सुसाइड किया, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस। ठीक है, अब आपको आई थिंक आंसर भी मिल गया था आपके क्वेश्चन का। सो दिस इज ऑल। ठीक है, अभी हम चैप्टर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको अभी सब समझ में आ गया होगा, एंड इन केस आपको नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज फिर से पूछ सकते हैं। एंड स्टे सेफ, कीप स्टडिंग। थैंक यू।